दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का लेटर फेज। सो बिकॉज दिल्ली सल्तनत एक डिक्लाइनिंग फेज में चली गई, यानी कि उसकी पावर्स अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है, तो रीजनल पावर्स का राइज होना शुरू हो जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनल पावर जैसे गुजरात, मालवा, मेवाड़, जौनपुर। तो जब ये डायनेस्टीज यहाँ पनपेंगी, जब ये रीजनल पावर्स का राइज होगा तो क्यों हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के इस फेज में आप देखोगे बहुत सारे उसने एक्सपेरिमेंट किए, वो एक्सपेरिमेंट उसे खा गए। 1297 एडी में यू विल फाइंड कि पहली बार ऐसा था जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को अपने अंडर में ला लिया था। इस टाइम पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी अब एक्सपैंड कर रहा है, और वो एक्सपेंशन करता है तो इन दोनों को अपने कब्जे में कर लेता है। लेकिन तिमूर के जो इन्वेजन हुए, सीरीज ऑफ इन्वेजन्स थे वो, और चूंकि सीरीज ऑफ इन्वेजन्स थे तो दिल्ली सल्तनत और ज्यादा कमजोर पड़ गया। इब्राहिम लोधी लॉस्ट द बैटल, बाबर जीत जाता है, और बाबर जब यहाँ इंटरव्यू करता है, जीत जाता है, तो बाबर मुगल एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर करता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, क्या हालचाल आप सभी के। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का लेटर फेज। ना इस पर्टिकुलर फेज में हम किस चीज की बात करेंगे, यहाँ पर बात होने वाली है कि जब दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक है ना, और इन सब का डिक्लाइन हो जाता है। सो बिकॉज दिल्ली सल्तनत एक डिक्लाइनिंग फेज में चली गई, यानी कि उसकी पावर्स अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है, तो रीजनल पावर्स का राइज होना शुरू हो जाता है। हम इसी में लेटर फेज में इसी को डिस्कस करते हैं। तो बात जो करेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत की, वो सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी के बारे में तो होगी ही। बहुत छोटी डायनेस्टीज हो चुकी थी, तो ऐसा कुछ बहुत आपको यहाँ पर चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन यस, लोधीज वेर देयर एंड लोधीज आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं अब लड़ाई भी लड़ते हैं बाद में ये रीजनल पावर्स से जिनका उदय हो जाता है। आपको समझाता हूं मैं इस चीज को, कैसे ये चीजें कहानी बनी। तो इसको पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यही एक मेन चीज है। कहानी का सार जो है स्टार्टिंग में ही आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद सिर्फ फैक्ट एंड फैक्ट एंड फैक्ट होंगे। क्योंकि आज की कहानी में हम लोग बहुत सारे ऐसे डायनेस्टीज की बात करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे रूलर्स होंगे, उनके कुछ 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 कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे, तो हम इंपॉर्टेंट रूलर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। होपफुली आपको मजा आ रहा होगा इस सीरीज में, क्योंकि मैं पूरी तरह से हर एक टॉपिक को टच करता हुआ जा रहा हूं। ऐसा नहीं किया मैंने कोई चीज मिस आउट कर दी हो या किया हो, ऐसा नहीं हो रहा है। टोटली हर एक टॉपिक कहानी ताकि करेक्टेड रहे, इसलिए मैंने हर एक टॉपिक डिस्कस किया। जैसे रीजनल पावर्स हैं, तो रीजनल पावर्स के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। वैसे तो मेडिवल हिस्ट्री है, हो सकता है कि इस एरिया से इतना ना पूछा जाए, राइट, बट फिर भी एक कहानी की कनेक्टिविटी जरूरी है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत अगर एक्सपैंड करेगा तो एक्सपेंशन में ये सारी रीजनल पावर्स भी यहाँ पर आएंगी। तो ये हमारे बैचेस हैं, एज ऑलवेज आपको पता है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर बैचेस हैं, इनके प्राइसेस भी आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनल पावर जैसे गुजरात, मालवा, मेवाड़, जौनपुर, है ना। जैसे जौनपुर में शर्की डायनेस्टी थी। मेवाड़ की बात करेंगे हम लोग, राणा कुंभा, राणा सांगा, इनकी बातें होंगी। देन मालवा की बात होगी यहाँ पर, बट ऑब्वियस सी बात है हम लोग जो है इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करेंगे। देन गुजरात की बात होगी, गुजरात के इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात होगी। तो जब ये डायनेस्टीज यहाँ पनपेंगी, जब ये रीजनल पावर्स का राइज होगा तो क्यों हुआ, ये हम समझेंगे, और फिर कैसे उसको दिल्ली सल्तनत ने टैकल किया। एंड देन हम लोग दिल्ली सल्तनत की ये डायनेस्टीज, लोधी डायनेस्टी एंड सैयद डायनेस्टी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो सैयद में ज्यादा कुछ है नहीं, 4-5 रूलर्स हुए हैं, और वो भी आखिरी में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो कुछ खास यहां से आपको मिलेगा नहीं देखने को। जो भी मिलेगा वो आपको लोधी डायनेस्टी से देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, कहानी को समझना स्टार्ट करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप यहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ पाएंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए, आज की कहानी को शुरू किया जाए। तो एज ऑलवेज भाई, मेडिवल हिस्ट्री की कहानी हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें आज हम लोग एक फेज को और कंप्लीट कर लेंगे। और वो कौन सा फेज होगा, वो कौन सा फेज होगा, जरा देखिए हम लोग कहां तक कहानी को पढ़ चुके हैं। कहानी जो है वो कहां तक पहुंच गई है साहब। हमने कहा था इसका ये फर्स्ट फेज है, ठीक बात है सर। फर्स्ट फेज में हमने इसका फेज देखा था 700 से लेकर 1200 एडी तक की कहानी है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फेज, 1200 1206, आपको जो भी लिखना हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड फेज जो है हम लोग इसको स्टार्ट कर चुके हैं, और सेकेंड फेज में जो कहानी है वो 1206 से लेकर शुरू होती है और वो चलेगी 1526 तक। इसमें भी हम लोग काफी आगे सालों तक पहुंच चुके हैं, राइट। और फिर थर्ड फेज हमारा, एज ऑलवेज थर्ड फेज, और थर्ड फेज में हम लोगों ने यहां पर जो बात करनी है वो 1526 से लेकर हमारी डिस्कशन होगा 1707 तक का। यहां पर हमारी मेडिवल हिस्ट्री में फुल स्टॉप जो है वो लग जाएगा। क्लियर यहां तक बात।
नाउ मेरी बातों को बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए ये वाला पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, इसमें मुझे आपको दोबारा कुछ बताने की जरूरत है नहीं अब, ठीक है। यहां पर हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया है कि सर नॉर्थ में क्या था और साउथ में क्या था। तो नॉर्थ में हमने डिस्कशन गुर्जर प्रतिहारास, देन उसके बाद हमने बातें करी हैं पालास को लेकर, और साउथ में हमने बातें करी हैं राष्ट्रकूटास को लेकर। हमने यहां पर डिस्कशन किया है राष्ट्रकूटास को लेकर, ठीक है। क्लियर यहां तक बात? हाँ। फिर हमने इंडिपेंडेंट राजपूत की बात भी करी थी, इंडिपेंडेंट राजपूत, और यहां पर हमने बात करी थी इंपीरियल चोलास की, ठीक बात है। फिर हमने यहीं पर ही वेस्टर्न चालुक्यास की बात करी थी कि राष्ट्रकूट के बाद हम देखते हैं कि वेस्टर्न चालुक्या एग्जिस्टेंस में आते हैं, ठीक है। और इसके बाद इनके 3 फ्यूडिटरीज के बारे में भी मैंने आपको डिस्कस किया था, पांड्यास, होयसलास और काकाटियास। देखिए दोस्तों कितने सारे माइन्यूट लेवल पे जाके भी हमने डायनेस्टीज को देखा है। तो मैंने आपको इनके बारे में डिस्कस कर दिया था कि ये आपके जो, मैं पांड्यास बोल रहा हूं सॉरी, यादवास were ruling from देवगिरी, हौसलास were ruling from हालेबिड एंड काकाटियास were ruling from वारंगल। हमने इसको भी डिस्कस किया था और मैंने कहा था इसको डिस्कस करने का वेरी रीजन इज कि जब दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत के यहां पर भी एक्सपीडिशंस हो रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इस वाले पार्ट के बारे में बात करें तो दिस वाला पार्ट इफ यू सी, तो इसमें नॉर्थ में आज कहानी आपको और क्लियर होगी, और साउथ में देखिए नॉर्थ में हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत की, जरा ठीक है समझिएगा। और यहां पर हम बात करेंगे बहमनी किंगडम और विजयनगर अंपायर की। तो आज मैं आपको बहमनी किंगडम और विजयनगर अंपायर को हल्का फुल्का इंट्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इसकी कहानी को और आगे बढ़ाएंगे, मैं इसको फिल नहीं कर रहा हूं। जब हम लोग इस पे बात करेंगे, हम लोग उस फेज में पहुंचेंगे तब उसको हम फिल करेंगे। तो यहां पर जो पहली डायनेस्टी थी जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, ये चलती है फ्रॉम कब से, 1206 से लेकर 1290 तक की कहानी थी इसमें। फिर उसके बाद आती है आपकी यहां पर खलजीज की कहानी। खलजी की कहानी को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 1290 से लेकर 1320 की कहानी होगी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यहां पर आते हैं तुगलक्स, यहां पर आते हैं तुगलक, और तुगलक की कहानी 1320 से शुरू होगी, वो 1414 तक चलेगी। फिर उसके बाद आते हैं सैयद बहुत ही छोटे टाइम के लिए, अगेन 1414 से लेकर 1450 तक रूल करते हैं। एंड देन उसके बाद आएंगे लास्ट में, इट विल बी दी लोधी, और ये रूल करेंगे 1450 से लेकर 1526 तक। तो फाइनली आज हमारा डिस्कशन जो है वो इनके और इनके ऊपर भी होगा, ठीक है। सैयद में ज्यादा कुछ है नहीं। और साथ ही साथ अब मैं आज डिस्कशन क्या करने वाला हूं, मैं डिस्कशन ये करने वाला हूं कि साहब जब ये खलजीज तुगलक्स ये लोग थे तो हम देखते हैं कि सर यहां पर इस टाइम पीरियड में वी विल फाइंड कि तिमूर के इन्वेजन्स होते हैं। हम देखते हैं कि सर तिमूर के यहां पर सीरीज ऑफ इन्वेजन्स होते हैं, राइट। और तिमूर के सीरीज ऑफ इन्वेजन्स की वजह से दिल्ली सल्तनत की पावर धीरे धीरे डिक्लाइन होती चली गई। और फिर आप देखोगे कि जो इनके फ्यूडेटरीज थे दिल्ली सल्तनत के, या जो जिनको कब्जा किया था दिल्ली सल्तनत ने एक टाइम पे, वो अपने आप को आजाद घोषित करते हैं। और वहीं से यू विल फाइंड कि राइज ऑफ रीजनल पावर्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक रीजनल पावर का राइज यहां पर आएगा, रीजनल किंगडम्स का यहां पर टॉपिक आएगा, ठीक है, जिसके बारे में यहां पर हम लोग आज पढ़ेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि हमारे लेक्चर का आज क्या बेसिक डिस्कशन होने वाला है। कि जब यहां पर हम देखते हैं तिमूर का इन्वेजन हो रहा है, तिमूर के मल्टीपल इन्वेजन्स होंगे, 1399 में कोशिश करेगा, 1401 में होगा, 1405 1407 के आसपास होगा, जिसकी वजह से मल्टीपल डायनेस्टीज जो हैं, जो एक टाइम पे दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आ गई थी लेकिन अब वहां से उस हाथ से निकलती चली जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं चार्ट को तब भरूंगा जब मैं इस पर आगे आऊंगा, और इसी के साथ मैं इसको भी यहां पर इंट्रोड्यूस करूंगा कि क्योंकि ये तुगलक का टाइम पीरियड क्या है, देखिए 1320 से 1414, कहीं ना कहीं जो बहमनी किंगडम है ये भी आप देखोगे तो 1347 के आसपास बनता है, और विजयनगर 1336 के आसपास बन जाएगा। तो चूंकि ये किंगडम्स भी देखो बनने वाले हैं और ये इसी के पैरेलल बनेंगे, इसीलिए हमको उसके थोड़ा पैरेलल पढ़ने की जरूरत है, राइट। कि जब ये चल रहा है तो साउथ में क्या हुआ, डीप साउथ में, और जब ये चल रहा है तो रीजनल किंगडम्स का राइज कैसे हुआ, है ना, ये कैसे रीजनल किंगडम्स यहां बनना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? अब जरा मेरी बात को और अच्छे से समझिए, कुछ चार्ट यहां बना के हम और इसको क्लियर करते हैं अपनी इस कहानी को। देखिए दोस्तों, तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि साहब स्लेव डायनेस्टी हो गया, हाँ स्लेव हो गया, स्लेव डायनेस्टी हो गया, ठीक है। ये शुरुआत कब हुई, 1206 में हुई, और ये खत्म कब होता है, 1290 में खत्म हुआ, ठीक बात है।
उसके बाद आते हैं खलजीज, खलजी आ गए, ठीक बात है, खलजी खत्म होते हैं 1320 में, ठीक है। फिर आते हैं तुगलक्स, ये लंबे समय तक रूल करेंगे, और तुगलक आएंगे तो ये रूल करेंगे लगभग 1414 तक, ठीक है, यहां तक ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद आएंगे सैयद, फिर आएंगे लोधीज, और जो रूल करेंगे 1526। अब बात को फिर समझिएगा, देखिए जरा, तो हमने देखा कि यहां से पावर ऐसे राइज करती है, और यहां पर जब ये रूल आता है किसका, ये आता है रूल यहां पर 1320 में, जो यहां रूल करना शुरू करते हैं, ही वॉज बेसिकली कौन, ग्यासुद्दीन तुगलक, है ना। यहां पर ग्यासुद्दीन तुगलक का रूल शुरू होता है ना, GUT, ग्यासुद्दीन तुगलक। फिर मोहम्मद बिन तुगलक इस पे गद्दी बैठता है अराउंड, यू विल फाइंड कि सर ये 1326 के आसपास ही सिट्स ऑन द थ्रोन, राइट, 1325-1326 के आसपास रूल करना शुरू करेगा, ठीक है, 1325-26 में, एंड देन ही विल रूल फॉर सम एक्सटेंट। लेकिन इसकी पॉलिसीज ऐसी थी कि जब ये यहां पर इसकी जब डेथ हो रही है, तो ही डाइंग अराउंड 1350, 1350 में इसकी डेथ हो रही है, और फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत अपने डिक्लाइनिंग फेज में चला जाता है, और इस प्रकार से जो है इनका डिक्लाइन हो जाएगा। यानी कि आप देखिए कि फिरोज शाह तुगलक भी उसके बाद आया होगा, 1350 में फिरोज शाह तुगलक यहां पर आ गया, ये MBT है, मोहम्मद बिन तुगलक आया, ये फिरोज शाह तुगलक आया, ठीक बात है। और ऐसे ही आप देखोगे यहां पर भी एक रूलर आया, यहां पर भी एक रूलर था, कई सारे रूलर्स आए फिरोज शाह तुगलक के बाद। फिरोज शाह तुगलक 1350 में गद्दी बैठ रहा है, ही इज एंडिंग अराउंड 1368 के आसपास वो एंड कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद भी कई सारे मल्टीपल रूलर जो है वो यहां पर तुगलक के आते रहे, ठीक है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत डिक्लाइनिंग फेज में जा रहा है, यानी कि हमें ये क्या नहीं कह सकते हैं कि जो टेरिटरीज है वो टेरिटरी श्रिंक हो रही होंगी, कैन यू से दिस, कि भाई जो दिल्ली सल्तनत की टेरिटरीज होंगी वो टेरिटरीज क्या हो रही हैं, श्रिंक हो रही हैं, पावर डिक्लाइन कर रही है ना, तो टेरिटरी श्रिंकिंग, एज सिंपल एज दैट। यहां पर क्या हो रहा है, टेरिटरीज एक्सपैंडिंग, यही तो हुआ था, टेरिटरीज क्या हो रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं, हाँ एक्सपैंड हो रही हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के इस फेज में आप देखोगे बहुत सारे उसने एक्सपेरिमेंट किए, वो एक्सपेरिमेंट उसे खा गए, और फिर इस दिल्ली सल्तनत अपने डिक्लाइनिंग फेज में चला जाता है ना। अंडरस्टैंड क्या हुआ जरा देखिएगा। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि 1297 AD में यू विल फाइंड कि पहली बार ऐसा था जब अलाउद्दीन खलजी ने गुजरात को अपने अंडर में ला लिया था। अब देखिए 1297 कहां पर है ना, यानी कि आपने याद होगा कि 1296 में जलालुद्दीन खलजी की डेथ होती है, और फिर अलाउद्दीन खलजी गद्दी बैठता है, राइट। तो 1296 में यू विल फाइंड कि भाई 1296 में अलाउद्दीन खिलजी कम्स ऑन द थ्रोन, और फिर ठीक एक साल के बाद यू विल फाइंड कि कैप्चर्स, या फिर मैं कहूंगा कि इंक्लूड्स गुजरात इन दिल्ली सल्तनत। तो ये उसने कब किया, 1297 में किया था, बात समझ में आ रही है, उसने गुजरात को अपने साथ मिला लिया। ऐसे ही आप देखोगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 में, अब देखिए ये 1320 है, अलाउद्दीन खिलजी की डेथ कब होगी, 1316 में, ठीक है। तो 1310 में, थोड़ा सा मैं इसको यहां पर मिटा देता हूं सो दैट, अब ये समझ लीजिएगा, ये 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को अपने दिल्ली सल्तनत में लाया, 1310 में उसने मालवा को मिला दिया, मालवा इज इंक्लूडेड अंडर दिल्ली सल्तनत। और ये दोनों ही काम आप देखोगे अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ये दोनों ही काम करता है, 1316 तक रूल करेगा। तो इस पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम है, इस टाइम पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी अब एक्सपैंड कर रहा है, और जब एक्सपेंशन करता है तो इन दोनों को अपने कब्जे में कर लेता है। लेकिन हुआ क्या कि 1297 में गुजरात कब्जे में आ गया, 1310 में मालवा कब्जे में आ गया, ठीक है। अभी मैं आपको दोनों का उदाहरण दे रहा हूं, यही दोनों का, यही चीज बाकी डायनेस्टीज पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। अब देखिए क्या हुआ, कि 1297 में गुजरात कब्जे में आया, और 1310 में मालवा कब्जे में आ गया। बट यू विल फाइंड कि 1407 में यहां पर देखिए तिमूर के इन्वेजन होंगे, अब तिमूर इन्वेजन, और मैंने क्या बताया था आपको, सीरीज ऑफ तिमूर इन्वेजन होंगी, सीरीज, एक दो नहीं, सीरीज ऑफ तिमूर इन्वेजन होंगे, सीरीज। और कैसे, जैसे आप देखोगे एक 1407 में इन्वेजन हुआ,
ठीक है। 1407 के इन्वेजन की वजह से आप देखोगे तो जफर खान जो था गुजरात का रूलर, उसने अपने आप, गुजरात में था, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो जब तिमूर का इन्वेजन हुआ तो खलजीज, अब देखिए 1407, अब 1407 कहां चला जाएगा सर? ओ हो, तुगलक्स आ गए हैं, इसका मतलब फिरोज शाह तुगलक भी डिक्लाइन कर गया है, एमबीटी की पगलेटी पूरी हो चुकी है, फिरोज शाह तुगलक आ गया, उसके बाद कोई और भी आ गया, और अब तुगलक्स ऑलमोस्ट डिक्लाइनिंग टाइम पे हैं। अब यहां पर तो हमने देखा ही था कि तिमूर के इन्वेजन हो रहे हैं। ओ हो, मतलब मैं यहां बोलूंगा क्या कि साहब इस जगह पे यू कैन फाइंड कि इस पीरियड में तिमूर इन्वेजन हमको देखने को मिलेंगे। और तिमूर के जो इन्वेजन हुए, सीरीज ऑफ इन्वेजन्स थे वो, और चूंकि सीरीज ऑफ इन्वेजन्स थे तो दिल्ली सल्तनत और ज्यादा कमजोर पड़ गया। तो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के लिए 1407 का एक इन्वेजन है ना। 1407 के इन्वेजन से गुजरात ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। जब इन्वेजन हुआ, ऐसे ही आप देखोगे कि तिमूर का एक इन्वेजन 1401 में भी हुआ था, उसमें मालवा ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो जो गुजरात दिल्ली सल्तनत में 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने मिला लिया था, वो आजाद हो जाता है, गुजरात अलग इंडिपेंडेंट बन जाता है 1407 में जब तिमूर का इन्वेजन होता है। ओ माय गॉड सर। और ऐसे ही यहां पर मालवा जो 1310 में अलाउद्दीन खिलजी उसको अपने अंडर मिला लेता है, वो 1401 में जब तिमूर का इन्वेजन होगा तो मालवा अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देगा। ओ हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि दिल्ली सल्तनत ने एक टाइम पे जिन जिन एरियाज को कैप्चर किया, अब वो एरियाज हाथ से निकलेंगे। क्यों? क्योंकि तिमूर का इन्वेजन है, दिल्ली सल्तनत डिक्लाइनिंग फेज में है। ये सब कहानी यहां पर है। जैसे गुजरात की बात करेंगे तो यू विल फाइंड जफर खान जो है वो इसका फाउंडर बन जाता है, इंडिपेंडेंट गुजरात का फाउंडर जफर खान बन जाएगा। और यहां से एक डायनेस्टी गुजरात की चलना शुरू हो जाएगी, until and unless you will find, बहुत आगे जाके you will find कि अकबर जो है उसको फाइनली अपने अंदर मिलाएगा। ठीक है, ऐसी मालवा को भी कैप्चर किया जाएगा मुगलों के टाइम पे जाके। ठीक है, तो जफर खान यहां डायनेस्टी शुरू करेगा। ऐसी मालवा के अंदर आप देखोगे तो यहां पर दिलावर खान अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करेगा। अभी मैं आपको उनके रूलर्स के नाम बता दूंगा सारे, या आप समझ रहे हो? ऐसे ही कहानी यहां पर मालवा मेवाड़ के साथ होगी। ठीक है, सेम टाइप ऑफ कहानी आप देखोगे कि मेवाड़ के साथ भी घटेगी। तो एक टाइम पर दिल्ली सल्तनत ने जैसे जैसे कैप्चरिंग करी थी, अब चूंकि इन्वेजन्स हो रहे हैं एंड हेंस यू विल फाइंड कि भाई यहां से चीजें हाथ से निकलना शुरू हो जाएंगी। चलिए, तो हम बात किसी किसी करने वाले हैं आज यहां पर। तो मैंने कल आपको बोला था एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाला पार्ट, याद करिएगा। हमने यहां पर एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाला पार्ट देखा था कि अरे सर यही तो एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था, मैंने कहा था ना आपको। तो हमने क्या कहा देखा था कि सर इसमें एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में हम क्या समझ रहे हैं कि अच्छा एक काम करिए, यहां पर पहले ना एक काम करते हैं, मैं पहले आपको थोड़ा सा इसका वो समझा देता हूं कि सिनारियो क्या चल रहा है इस वक्त। जरा देखिएगा, प्लीज सी दिस मैप। ठीक है, समझाने भर के लिए है, प्लीज सी। अब जरा देखिएगा, तो दिल्ली सल्तनत के हाथ से पावर निकल रही है। ठीक है, अब तिमूर के इन्वेजन्स हो रहे हैं, ठीक बात है। तो हो क्या रहा है हम देख रहे हैं साहब, यहां पर गुजरात है, तो ये दिल्ली सल्तनत जो पहले बड़े से एरिया में हुआ करता था, अब वो छोटे से एरिया में आ गया है। और यहां पर अब छोटे से एरिया में क्या, लोधीज यहां पर रूल कर रहे हैं। लोधी के बगल में ही एक और डायनेस्टी यहां पर पनपी हुई है, एंड दैट इज बेसिकली द शर्की डायनेस्टी। शर्की पावर डिक्लाइन हो गई है दिल्ली सल्तनत की, इसीलिए यहां पर ये पनप रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये दिस इज द गुजरात वाला एरिया, गुजरात आजाद हो गया है। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे यहां पर समवेयर यू विल फाइंड मालवा आजाद हो गया है, समवेयर यू विल फाइंड कि सर मेवाड़ आजाद हो गया है। मेवाड़ इज यहां पर थोड़ा ऊपर नीचे है लेकिन समझ लीजिएगा। ठीक है, ये आजादी यहां पर हो गई है। ऐसे ही आप देखोगे कि ये टाइम पीरियड है जब यू विल फाइंड कश्मीर के अंदर भी एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी यहां पर फॉर्म हो जाएगी। कश्मीर के अंदर पहली बार एक मुस्लिम रूलर आएगा। ठीक है, शमसुद्दीन करके उसका नाम होगा, मैं बताऊंगा अभी आपको आगे चल के। तो कश्मीर यहां पर आजाद हो रहा होगा, पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, आप देखोगे कि बंगाल के अंदर यू विल फाइंड, बंगाल के अंदर यहां पर एक इलियास शाही डायनेस्टी आ जाएगी। इलियास शाही डायनेस्टी विल कम हियर। ठीक है, तो बंगाल भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करेगा।
ठीक है, ये कहानी होगी। सिमिलरली बंगाल की लड़ाई जो है वो असम के साथ हो रही होगी, है ना, ये असम के साथ यहां पर फाइट कर रहे होंगे। और सिमिलरली बंगाल की लड़ाई यहां पर नीचे उड़ीसा के साथ भी हो रही होगी, उड़ीसा के साथ भी हो रही होगी। कहानी देखिए आप कैसे चल रही है, ठीक है। और जब ये सब चल रहा है तो हमने ऑलरेडी समझा था कि डीप साउथ में होयसलास, काकटियाज, यादवास ये निकल चुका है। अब क्या हो रहा है, यू विल फाइंड कि दिल्ली सल्तनत से ही टूटकर यहां पर बन गया है क्या, बहमनी किंगडम। यहां पर बहमनी किंगडम बन गया है, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत का ही व्यक्ति था जो तोड़ के टूट के अलग करके ये किंगडम बना देता है, ठीक है। तो ये कहानी यहां हो गई है। एंड डीप साउथ में आप देखोगे कि यहां पर विजयनगर अंपायर आ गया है, ठीक है। यहां पर विजयनगर अंपायर फॉर्म होता है। विजयनगर की कहानी थोड़ी अलग है, तो इसको हम लोग जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तब उसमें समझेंगे। विजयनगर यहां पर थोड़ा डिफरेंट है, उसका लेना इनसे अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। ये विजयनगर से शुरू होगा और कैसे होगा वो सब यहां पर मैं आपको बताऊंगा। कैसे यहां पर दो भाई हरिहरा हरिहरा एंड बुक्का, हरिहरा वन एंड बुक्का वन, ये किस प्रकार से यहां पर विजयनगर अंपायर को स्टैब्लिश कर देंगे। आप देखिए इस वक्त भारत की सिचुएशन क्या है, आप समझ पा रहे हैं, अभी मुगल्स आना बाकी हैं, राइट। और हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। अब समवेयर हियर यू विल फाइंड कि साहब इन द साउथ समवेयर यू विल फाइंड पोर्चुगीज ऑल्सो लैंडिंग, पोर्चुगीज ऑल्सो नाउ लैंडिंग। बात समझ में आ रही है, पोर्चुगीज भी यहां पर जो है वो पहुंच रहे हैं। पॉइंट इज गेटिंग क्लियर। आप सिचुएशन देखिए, और दिल्ली सल्तनत अब सिर्फ छोटी सी जगह पे यहां पर रूल कर रहा है बस। लेकिन दिल्ली सल्तनत की लड़ाई जो है वो क्या होगी, वो मालवा के साथ यहां पर होगी। मालवा के साथ लड़ाई लड़ेगा दिल्ली सल्तनत, और ये आपस में भी लड़ रहे होंगे, ये आपस में भी लड़ रहे होंगे। जैसे साउथ में होयसलास, काकटियास, पांड्यास थे, वैसे यहां पर ये भी आपस में लड़ रहे होंगे, वैसे ही ये लोग भी आपस में लड़ रहे होंगे, ठीक है। और लोधी डायनेस्टी का लड़ाई शर्की डायनेस्टी से भी होगा। तो आप देखिए ये भी एक एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, यहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन, दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइनिंग फेज, और रीजनल पावर्स का, रीजनल किंगडम्स का राइजिंग फेज, रीजनल किंगडम का राइजिंग फेज, ये है इस पूरा कहानी का जिस्ट बेटा। एंड दोस्तों मेरा रोल यहां से खत्म हो गया। यही एक टीचर का यहां पर रोल होता है कि आपको ये कहानी क्लियर करे, ये पिक्चर क्लियर करे कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कहां स्टैंड कर रहा है टाइमलाइन पे। क्योंकि यही चीज क्लियर नहीं होगी, अब राजा राजा के नाम पढ़ना शुरू कर दोगे तो क्या फायदा। अब जब मैं आपको जो कहानी बताऊंगा, मैं आपको सारे गुजरात के रूलर्स के नाम बताऊंगा कि भाई ये रूलर था, ये रूलर था, ये रूलर था, उसका ये कॉन्ट्रीब्यूशन, ये कॉन्ट्रीब्यूशन, ये कॉन्ट्रीब्यूशन। मेवाड़ का ये था राणा कुंभा, देन उदय, देन महाराणा रायमल, देन उसके राणा सांगा, जिनको संग्राम सिंह भी कहा गया, एंड ऑल दीज थिंग्स। मालवा, इनका रूलर होशंग शाह, एंड ऑल दीज थिंग्स आई विल डील। तो आई विल डिस्कस विद यू द रूलर्स हियर। यही चीज आपको हिस्टोरिकल पॉइंट्स आपको यहां पर मिलेंगे, इनका भी रूलर्स रहेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और ऐसे ही आपको इनका कल्चर भी मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर में यू विल फाइंड कि कल्चर भी आपको यहां देखने को मिलेगा। सिमिलरली हियर आल्सो यू विल फाइंड द कल्चर, यहां भी कुछ कल्चर डेवलप हो रहा है। बात समझ में है, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही यहां पर तो ये आप होपफुली आपको बातें यहां तक समझ में आ गई। अभी बहमनी किंगडम टूटा नहीं है, बहमनी किंगडम इस प्रकार से चल रहा है। मेरा जो रोल है वो यहीं तक था। यही क्लास जो आप देख रही है 20-25 मिनट की आप देखे हो, यही जस्ट है। अब बताओ इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ये रूलर का नाम, ये रूलर का नाम, तो ये तो फैक्ट है, इसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन। मैं आपको समझा पाऊं कहानी कहां स्टैंड कर रही है, वो मेरा कंट्रीब्यूशन। लेकिन ये कहानी कि भाई इसके बाद ये रूलर्स हैं, इसके बाद ये रूलर आए, फिर ये रूलर आए, ये तो फैक्ट है। कौन नहीं पढ़ लेगा किताब से इसको, ये कौन नहीं पढ़ा देगा किताब में इसको, ठीक है। समझ में आ गया पूरी कहानी। अब बस हमें क्या पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत लेटर फेज। तो लेटर फेज क्या है, सैयद और लोधीज। सैयद एंड लोधीज जो है, सैयद एंड लोधीज जो है, आपको समझ में आ रहा होगा कि सैयद एंड लोधीज का क्या सिचुएशन है, और यहां पर अगल बगल इसके रूलर्स। बात समझ में आ रही है, पॉइंट इज गेटिंग क्लियर। चलिए अब यहां पर एक बार हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं, फिर भी थोड़ा सा आपके लिए इजी करने के लिए, कि रीजनल पावर्स को जो राइज हुआ उसमें हम क्या क्या देख रहे हैं, जरा देखिएगा। तो हमें देख रहा है कि सर लोधी डायनेस्टी यहां पर है, लोधी डायनेस्टी यहां पर है, ठीक बात है। अब इस लोधी डायनेस्टी में हमको समझ में आ रहा है साहब, इस लोधी डायनेस्टी में ऑन द वेस्ट यू आर फाइंडिंग 3 किंगडम्स,
गुजरात, मेवाड़ और मालवा, ठीक है। एंड लोधी डायनेस्टी के ऑन द ईस्ट यू आर फाइंडिंग अगेन 3 किंगडम्स, शर्की, असम, बंगाल, ऑफ कोर्स ओडिशा भी। पॉइंट इज क्लियर। तो यहां पर क्या हो रहा है कि चूंकि ना ये लोग भी आपस में लड़ेंगे, ये लोग भी आपस में लड़ेंगे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है यहां पर। इसका एडवांटेज, क्योंकि अब ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, इसका एडवांटेज लोधी डायनेस्टी को मिला। एंड दैट इज व्हाई लोधी फाइटिंग विद मालवा एंड फाइटिंग विद शर्की। बाकी तो आपस में ही मर मिटेंगे, मतलब आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो लोधी यहां पर बैठे हुए हैं, तो लोधी को एडवांटेज क्या मिल रहा है, क्योंकि ये लोग भी लड़ रहे हैं और ये लोग भी लड़ रहे हैं, तो लोधी को यहां पर एडवांटेज हो गया। इसीलिए आप देखोगे कि सैयद जब कुछ नहीं कर पाए तो उसके बाद लोधीज कुछ टाइम के लिए दिल्ली सल्तनत को रिवाइव कर रहे हैं, बट दे आर स्टिल रूलिंग फ्रॉम द स्मॉल प्लेस, बट दे आर स्टिल ट्राइंग टू रिवाइव। क्लियर है। और इतनी सारी वीकनेस थी, इतनी सारी सिचुएशंस थी, हैंस बाबर जो है वो देखा उसने कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है भारत के अंदर इस वक्त, और उसको यहाँ पर ऑप्शन मिल गया और ही एंटर्स इंडिया। कई रीजंस थे बाबर के भारत आने में, बाबर के भारत आने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वन ऑफ द रीजंस वाज पॉलिटिकल डिसयूनिटी इन नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ इंडिया। और वो आप डिसयूनिटी यहां देख सकते हैं किस तरह की डिसयूनिटी थी। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। यही मुझे आपको यहां पर बताना था, पिक्चर शुड बी क्लियर। नाउ लेट अस सी, मैं यहां पर कुछ रूलर्स के नाम जो है वो मेंशन करता हूं, जरा आप लोग इसको मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए यहां पर। ठीक है, जैसे यहां पर हम गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात के कुछ यहीं पर रूलर्स लिख लीजिए, क्योंकि देखिए बाकी चीजें बड़ी फैक्चुअल हैं, सो आई विल कीप ऑन जस्ट गो थ्रू द स्लाइड्स, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए बस। देखिए जैसे यहां पर स्टार्ट हो रहा है, जब हम देखेंगे तो स्टार्ट यहां पर जब हो रहा है तो इट इज जफर शाह, जो रूलर था, ही इज कॉल्ड एज जफर खान, ऑल्सो कॉल्ड एज मुजफ्फर शाह। ही इज जफर खान, हम लोग इसको मुजफ्फर शाह के नाम से भी जानते हैं, मुजफ्फर शाह के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, ही इज रूलिंग अराउंड 1407 से लेकर 1411 एडी तक। देन उसके बाद गद्दी बैठेगा जफर खान के बाद, प्लीज राइट, इंपॉर्टेंट है, अहमद शाह, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था गुजरात का, अहमद शाह। अहमद शाह इज रूलिंग फ्रॉम 1411 टिल 1441 एडी तक, इंपॉर्टेंट रूलर था। उसके बाद यू विल फाइंड अहमद शाह के बाद, अहमद शाह के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह इज रूलिंग फ्रॉम 1441 से लेकर 1459 तक, इनफैक्ट 1451 तक, 1451 एडी तक। देन उसके बाद यहां पर कुछ रूलर्स और भी आएंगे बीच में, है ना, वो विच आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड देन यू विल फाइंड फतेह खान, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, फतेह खान, ऑल्सो नोन एज महमूद बेघरा, महमूद बेघरा, टाइटल था उसका बेघरा, कॉन्करर ऑफ फोर्ट्स कहा जाता था उसको, किलों को कब्जा करने में महारथी हासिल थी। ठीक है, तो महमूद बेघरा, फतेह खान, ही इज रूलिंग फ्रॉम 1459 टू 1511 एडी तक। तो आप समझ सकते हैं गुजरात के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनका जिक्र होना चाहिए, वो है आपका अहमद शाह और महमूद बेघरा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स थे गुजरात के। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम लोग यहां पर मेवाड़ की। तो मेवाड़ के अंदर जो रूलर्स की बात जिक्र होगा, लिख लीजिएगा। पहला ऑफ कोर्स राणा कुंभा, राणा कुंभा। देन उसके बाद उनका लड़का जो उनकी डेथ करता है, उदय। एंड देन उसके बाद उनका एल्डेस्ट सन महाराणा रायमल, eldest son of Rana Kumbha. And then you will find Rana Sanga coming into picture, also known as, originally called as Sangram Singh. प्लीज नोट करिएगा। ठीक है, राणा सांगा 1508 से 1528, 1508 से 1528 तक रूल करेंगे।
ठीक है, 1508 से 1528 रूल करेंगे। इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाएगा, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, 1508 से 1528। तो यही हम बाबर की बात करेंगे तो यहीं पर दो बैटल्स आएंगी राणा सांगा की, बैटल ऑफ खानवा 1527 एंड बैटल ऑफ चंदेरी 1528। वो दो बैटल्स की बात यहां पर होगी। ठीक है, राणा कुंभा 1433 से 1468, 1433 से मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, 1433 से 1468। इन लोगों का जो रूल है बड़ा ही शॉर्ट लिव्ड रूल था। एंड देन आप देख सकते हैं 1508 से 1528 तक राणा सांगा। मालवा की बात करेंगे, आइए मालवा की बात करेंगे तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स देखिए। सबसे पहला जो रूलर है जिसका जिक्र यहां पर हमें करना चाहिए और जो इनका फाउंडर था, दैट वाज दिलावर खान। दिलावर खान इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद यू विल फाइंड कि यहां पर आया देन अल्प खान। अल्प खान फेमसली ही टुक द टाइटल एंड नोन एज होशंग शाह। होशंग शाह, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अल्प खान के बारे में। ठीक है, देन उसके बाद यू विल फाइंड महमूद खलजी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये महमूद खलजी। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। देखो मैं इसलिए कह रहा हूं कि रूलर्स के नाम लिख लो क्योंकि बहुत सारे रूलर्स हैं। डायरेक्टली लेक्चर के अंदर जब रूलर्स के नाम आते हैं या फिर एक जगह नहीं मिलता है तो हमको टाइमलाइन समझने में डिस्टर्बेंस होता है। अभी मैं आपको यहां इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको कंपैरिजन में टाइमलाइन समझ में आएगा कि कौन सा रूलर जैसे यहां पर चल रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है, अच्छा ठीक है, राणा कुंभा 1433 1468, तो यहां पर कौन होगा, ओहो मोहम्मद शाह यहां पर था। तो ऐसे समझ में आ गया हमको, ये थोड़ा हमको हेल्प करेगा, है ना, ये हमको थोड़ा सा यहां पर हेल्प करेगा। दिलावर खान 1401 से लेकर 1406, 1401 से लेकर 1406 दिलावर खान। देन अल्प खान, ही इज रूलिंग फ्रॉम 1406 से लेकर 1435, इंपॉर्टेंट है ये 1435, ये हो गया। महमूद खलजी अगेन इंपॉर्टेंट है ये 1436 से लेकर 1469, ये इंपॉर्टेंट हो गया। महमूद खलजी के बाद गयासुद्दीन, गयासुद्दीन 1469 से लेकर 1500, 1469 से लेकर 1500 एडी, ये आपको समझ में आ रहा है। देन उसके बाद गयासुद्दीन के बाद अगर एक और रूलर था मोहम्मद शाह टू, मोहम्मद शाह टू, ही इज रूलिंग फ्रॉम 1501 से 1510 से लेकर 1531, 1510 से लेकर 1531। अब देखो क्या हुआ कि आप देखिए टाइम पीरियड देखिए, थोड़ा सा आपको इतिहास के बारे में पता होगा क्योंकि आप पहले पढ़ चुके होंगे। तो 1531 में यहां पर महमूद शाह का रूल खत्म हो रहा है। इसके बाद यू विल फाइंड कि बहादुर शाह विल बी देयर बट हुमायूं विल टेक द सीज। तो मालवा के ऊपर जो है वो हुमायूं जो है कब्जा कर लेगा और फिर हुमायूं जब खत्म होगा 1540 में एक बार, तो फिर शेरशाह सूरी यहां पर कब्जा जमाएगा अपना। एंड देन 1555 में फिर से आप देखोगे तो मालवा रिवाइव करेगा अंडर बाज बहादुर, अंडर बाज बहादुर, एंड ही इज रूलिंग फ्रॉम 1555, 1555 से रूल करेगा 1561 तक। ठीक है, और फिर उसके बाद अकबर का रूल आ जाएगा और अकबर देर सवेर आप देखोगे तो इन सबको अपने यहां मिला लेगा, अपने उसमें मिला लेगा। क्लियर है यहां तक बात, पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, अब जैसे शर्की की बात करते हैं हम लोग, शर्की किंगडम। अब देखो शर्की में यहां पर जो इसका फाउंडर है दैट इज मलिक सरवर, ये नाम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देयर विल बी सर्टेन अदर रूलर्स आल्सो, बट शर्की किंगडम बस इसमें अब मैं आपको, और मैं मेनली आपको पहले इसको डिस्कस करूंगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। शर्की में जो इंपॉर्टेंट रूलर है उनका फाउंडर भी है मलिक सरवर, फाउंडर हो गया मलिक सरवर इज द फाउंडर, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं इसको यहां पर नीचे लिख देता हूं। अब है तो उसमें बहुत सारे और भी रूलर्स शर्की डायनेस्टी में, जैसे आप देखोगे इसका मुबारक शाह आता है, फिर इब्राहिम आता है ना, मुबारक शाह आएगा इसके बाद, मुबारक शाह आएगा इसके बाद। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे, अच्छा मलिक सरवर का रूल 1394 से 1399, 1394 से 1399 यहां से शुरुआत होती है। तो ये टाइमलाइन थोड़ा आपको हेल्प करेगा जानने में कि कौन अब इस वक्त कौन चल रहा है ऊपर। अब जैसे आप देखोगे 1399 1394 में तो इस वक्त अभी
तुगलक ही चल रहे हैं, तुगलक डिक्लाइन ही करेंगे 1414 में, तो वो साहब आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। जैसे अब तुगलक हैं अभी, ये चल रहे हैं यहाँ पर, है ना तुगलक, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मुबारक शाह हो गए, मुबारक शाह 1399 से 1407, 1399 से 1407 तक रूल करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यू विल फाइंड, इसके बाद इब्राहिम, देन महमूद शाह, देन यू हैव इब्राहिम, देन यू हैव महमूद शाह, महमूद शाह, देन यू हैव मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। तो ये ऐसे रूलर्स बहुत सारे, कहां तक लिखोगे, कहां तक याद करोगे। फिर एक और लिख लीजिए, हुसैन शाह शर्की, हुसैन शाह, हुसैन शाह। ठीक है, तो ये आपके यहां पर जो है रूलर्स हैं। इब्राहिम का रूल 1404 से 1440, 1404 से इनफैक्ट 1407 से 1440 तक। ठीक है, इसको एक बार यहां पर हल्का सा करेक्ट करिए, देखिएगा 1402 है ये, और फिर ये 1402 है, और फिर ये 1402 से लेकर 1440 तक। देखो दोस्त, ये तो सिंपली बस फैक्ट है, इसको तो देखो मुझे भी इतना तो कभी डेट मैं भी याद नहीं कर पाऊंगा, मतलब ऑफ कोर्स कोई याद नहीं कर सकता। हायरार्की आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन आया, पहले कौन आया। ठीक है, और आपके लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि इनके कंटेम्प्रेरीज कौन थे, तो वो थोड़ा आइडिया आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 1440 से 1457, 1440 से 1457 एडी तक रूल करा। लिख लीजिए, इनका भी लिख ही लीजिए, अब इतना लिख लिया है तो। देन 1457 से एक साल 58 तक, 1457 से 1458 तक, एंड देन 1458 से 1505 तक। ये आपके शर्की डायनेस्टी के रूलर्स हैं। ठीक है, तो ये सारे रूलर्स एक एक करके रूल करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब मुगल आ जाएंगे तो मुगल उनको अपने अंदर मिला देंगे। ठीक है, अब असम और बंगाल, अभी बंगाल के अंदर जो यहाँ पर आएगा दैट इज इंपॉर्टेंट, इलियास शाही डायनेस्टी का रूलर होगा। ठीक है, बस वही एक चीज है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक मैं इंपॉर्टेंट रूलर का नाम बता रहा हूं, दैट इज इलियास शाही। ठीक है, हम इसकी बात अभी आगे करके चलेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है? होपफुली यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। शमसुद्दीन इलियास खान नाम था उसका, शमसुद्दीन इलियास खान, शमसुद्दीन इलियास खान, शमसुद्दीन इलियास खान। क्लियर? अब यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ इन सबके रूलर्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में, किसने क्या क्या किया, वही हमको यहां पर पढ़ना है। अब ये बताइए कि ये क्या बच गया इसमें? ये मैंने आपको राजा का नाम लिखवा भी दिए, तो इसमें क्या हो गया? मेरा कौन सा इसमें आपको टैलेंट दिखेगा, है ना? वो कहानी समझना, ये जो मैंने आपको बताया, दिस वाज इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी, है ना? ये तो सिंपल है भाई, किताब के अंदर सब जगह मिल जाएगा, आप किसका क्या कंट्रीब्यूशन है। अब इससे हुआ ये कि आपको इतना लिखने से, ये समझने से कहानी सिंपल हो गई, थोड़ा सा याद करना आसान हो जाएगा कि अच्छा इस वक्त ये है तो ये आपस में लड़ रहे होंगे, या आपस में लड़ रहे होंगे, इसका एडवांटेज लोधीज यहां पर ले लेंगे। क्लियर? बढ़े आगे, शुरू किया जाए। देखिए जरा कहानी को यहां पर समझिए। चलिए, तो मैं अभी यहां पर बता रहा था आपको, जैसे ये यहां पर अभी पॉइंट है, लेट अस गो थ्रू इट, एक बार इसको पढ़ते हैं। तो रीजनल फ्रैगमेंटेशन एंड पावर शिफ्ट्स, तो यहां पर यही बोला गया कि दिल्ली सल्तनत जब वीक होने पर लग गया, तो आप देखोगे कि ये वीक और क्यों हुआ, क्योंकि तिमूर के अटैक्स 1398 ऑनवर्ड जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। तुगलक्स जो है वो भाग गए, फ्लाइटेड प्रॉम्प्टेड प्रोविंशियल गवर्नर्स टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। और चूंकि अब तुगलक्स के, तिमूर के इन्वेजन हुए, तो तुगलक्स वहां से भाग गए दिल्ली से, तो इस वजह से आप देखोगे कि जो रीजनल पावर्स थे उनके इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है। बहुत सारे यहाँ पर आप देखोगे रीजनल रूलर्स जहाँ निकल के आते हैं, जैसे बंगाल अलग हो गया, सिंध, मुल्तान, डेक्कन अपने आप को आजाद घोषित करते हैं दिल्ली से। सिमिलरली गुजरात, मालवा, जौनपुर, अब शर्की डायनेस्टी जौनपुर से थी, ठीक है, वो भी अपने आप को यहाँ पर इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं। और फिर राजपूताना स्टेट्स भी जो है वो भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। सो यू कैन सी हियर, है ना, रीजनल किंगडम जैसे कि आसाम, उड़ीसा, मेवाड़, कश्मीर, बंगाल, गुजरात, जौनपुर, मालवा, ये सभी के नाम मैंने आपको बताए, भी नोट्स में लिखवा दिए हैं। और यहाँ यही भी लिखा है कि वेस्ट में कौन कौन से स्टेट्स थे, एंड देन उसके बाद आपको ईस्ट में भी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि उड़ीसा है, वहां पर गजपति रूलर्स थे, देन जौनपुर शर्की डायनेस्टी था, है ना, ये रेस्ट्रेंट बंगाल, ये बंगाल को रोक रहे थे। तो बंगाल भी आजाद हुआ, तो बंगाल भी दिल्ली सल्तनत की तरफ जो है रूल करना चाहता था, एक्सपैंड करना चाहता है, राइट। लेकिन आप देखोगे दिल्ली सल्तनत के रूलर्स उसको रोकते हैं, और जौनपुर और यहाँ पर गजपति रूलर्स उसको फर्दर एक्सपैंड करने से रोक रहे होते हैं, किसको, बंगाल को। ठीक है, तो कहानी जो है यहाँ पर शुरू हुई। अब देखिए लोधीज जो है
वो सैयद आए, सैयद में ज़्यादा कुछ है नहीं, देखिए सिंपल बात है, सैयद के 4-5 रूलर्स हुए, लेकिन 4-5 रूलर्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं मिलता है। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि वो ईजिली गिव अप भी कर देते हैं, ठीक है। तो सैयद डायनेस्टी आई कैसे थी भाई, जब तुगलक, यहाँ पर जब तुगलक डायनेस्टी का एंड होता है तो तुगलक डायनेस्टी के बाद यू विल फाइंड कि तिमूर के इन्वेजन चल रहे थे, तो तिमूर अपॉइंट करता है खिज्र को, खिज्र खान को, और फिर वही जो है सैयद डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट कर देता है, ठीक है। और सैयद डायनेस्टी जब एंड होती है तो उसके बाद इमीडिएटली लोधी डायनेस्टी आती है, बहलोल लोधी इसको फाउंड करता है। लेकिन यहाँ पर अगेन द सिंपल थिंग इज कि कोई भी सैयद ने जब लोधीज को अपनी पावर हैंडओवर करी तो किसी प्रकार का कोई वायलेंस या किसी प्रकार की कोई लड़ाई दंगा देखने को नहीं मिला, सिंपली सैयद्स ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और लोधीज ने पावर अपने हाथ में ले ली। तो लोधीज इन दिल्ली एंगेज इन अ प्रोलॉन्ग स्ट्रगल। अब यहाँ पर लोधीज जो है बैठे हैं और वो काफी लंबी स्ट्रगल यहाँ पर लड़ते हैं, किससे, जौनपुर से, फॉर गंगा जमुना वैली मास्टरी। तो आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो, जब इसकी अब ये चार्ट आपको जिंदगी भर काम आएगा। देखिए जब यहाँ लोधीज बैठे हैं तो वो इस एरिया शर्की से कौन रूल कर रहा है, यहाँ पर आप शर्की कहाँ से, जौनपुर से है, जौनपुर। तो बेसिकली आप देखोगे कि शर्कीज यहाँ पर है, जौनपुर यहाँ पर है। तो लोधीज जो है वो इनसे लड़ाई लड़ेंगे, है ना, गंगा यमुना के बेल्ट के लिए, ठीक है। ये बात यहाँ पर हमें, सॉरी, ये बात हमको जो है यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। एंड लोधीज जो है वो फिर फाइनली एब्जॉर्ब करेंगे जौनपुर को। फाइनली अब देखो लोधीज को एब्जॉर्ब करेंगे, एक्सपैंडिंग इनटू ईस्टर्न राजस्थान एंड मालवा, और फिर लोधीज ईस्टर्न राजस्थान मालवा की तरफ भी अटैक करेंगे। मालवा का इंटरनल इश्यूज चल रहे थे, है ना, मालवा के अंदर काफी सारे रूलर्स आपस में ही लड़ रहे थे, उसकी वजह से मालवा का डिसइंटीग्रेशन हो गया, है ना, इंटेंसिफाइंग राइवलरी अमंग गुजरात, और फिर वो राइवलरी जो है गुजरात, मेवाड़ और लोधीज के बीच में यहाँ पर होती रही। यही लाइन मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि भाई ये देखिए, है ना, गुजरात, मेवाड़, है ना, लोधीज, ये सब आपस में यहाँ पर लड़ रहे हैं, मालवा के अंदर इंटरनल डिसइंटीग्रेशन है, इंटरनल फाइट है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का जोन यहाँ चला आ रहा है। आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आगे लिखा है कि लोधीज विक्ट्री ओवर जौनपुर, लोधीज जौनपुर को हरा देंगे जो कि लोधीज के ईस्ट में था। इंटेंसिफाइड द कॉन्टेस्ट फॉर नॉर्थ इंडियाज डोमिनेंस, तो लोधीज को लगेगा नहीं हम और भी चीजें जीत सकते हैं, तो ये कॉन्टेस्ट और यहाँ पर बढ़ जाएगा। देन राणा सांगा, अब जब ये कॉन्टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा, लोधीज आप देखोगे पावरफुल हो रहे हैं, लोधीज आप देखोगे कि वो ईस्टर्न साइड में जौनपुर वगैरह को अपने हाथ में कर लेंगे, कंट्रोल में ले लेंगे। सिमिलरली गुजरात, मालवा भी आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर ये कहा जाता है कि राणा सांगा इन्वाइटेड बाबर। अब ये इसको लेकर काफी ज्यादा इफ एंड बट्स हैं कि ये ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, है ना। ऐसा कहा जाता है कि ठीक है, जो लेटर्स मिलते हैं हमको कि इनवाइट किया था। अब आप सतीश चंद्र सर की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है ना, कि इस तरह की चीजें भी आती हैं कि इनवाइट किया, बाबर ने ये बोला कि भाई राणा सांगा ने हमको बुलाया लेकिन फिर हमको पूछा ही नहीं, ये कहा था कि हम अटैक करेंगे आपके साथ गुजरात पे, मालवा पे, लेकिन जब ये वक्त आया तो फिर कुछ किया ही नहीं राणा सांगा ने, इस तरह की बात भी आती है। लेकिन क्या जो हिस्टोरियंस हैं उनका एक मत ये भी है कि शायद ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि जो लेटर्स का एक्सचेंज मिलता भी है तो उनकी डेट सेम नहीं मिलती है ना। हो सकता हो लेटर लिखे गए हो लेकिन कभी वो हेल्प के लिए नहीं लिखे गए होंगे, या फिर कभी इनवाइट नहीं किया होगा, वो डेट अलग अलग होगी जब यहाँ बाबर की एंट्री हो रही है और जब राणा सांगा के लेटर्स मिल रहे हैं, जो डेट्स मिल रही है वो हिस्टोरियंस का कहना है कि डिफरेंट रही होगी। होपिंग टू वीकेन लोधीज, है ना, तो बाबर ने राणा सांगा को इन्वाइट किया उम्मीद से कि लोधीज को वीक करेंगे, एस्टैब्लिश मेवाड़ एज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, लेकिन यहाँ पर वो चीज, ये कहानी को बहुत ज्यादा अप्रूवल नहीं मिलता है, ठीक है। दोनों चीजें हैं आपके, ये आप देखोगे तो यूपीएससी वाला की किताब में भी आपको ये मिलेगा, ये लाइन, ऐसा नहीं है कि मैं अपने तरफ से बोल रहा हूं, और आपको सतीश चंद्र सर की एनसीईआरटी मिलेगा। तो एक बात आपको डिस्क्लेमर इज ऑन कर देता हूं कि यहाँ पर जो बताऊंगा मैं, देखो बताना मेरा फर्ज है, आप लोग इस चीज को अदरवाइज ना ले, क्योंकि मेरा फर्ज है, मैं आपको पढ़ाने आया हूं तो मैं उसको पढ़ाने के एंगल से बताऊंगा, ठीक है। किसी और इसमें इंटेंशन या कोई और चीज का यहाँ पर कोई भी इंटेंट नहीं होगा, ना ये मेरे व्यूज होंगे, ये किताबों से लिए गए व्यूज हैं। आप सतीश चंद्र सर की एनसीईआरटी को रेफर करिए, आप यूपीएससी वाले की किताब को रेफर करिए, आप और हिस्टोरिकल टेक्स्ट को रेफर करिए। मैं आपको इसलिए दोनों बातें बता के जा रहा हूँ, किताब में तो लिखा हुआ है लेकिन फिर भी आई एम सेइंग कि इस तरह की चीजें हिस्टोरियंस जो है कहीं ना कहीं इसको निगेट भी करते हैं कि बाबर ने शायद कभी भी राणा सांगा ने इन्वाइट नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये एक तो कहानी यहां पर हो गई। अब शुरुआत करते हैं हम लोग ईस्टर्न इंडिया से, यानी कहानी की शुरुआत जो है बंगाल, असम और उड़ीसा से। एक काम करते हैं, कहानी की शुरुआत हम लोग करते हैं गुजरात से, यहां से करते हैं, ज्यादा मजेदार कहानियां हैं। तो वेस्टर्न इंडिया से हम बात करते हैं गुजरात की, मालवा की और मेवाड़ की, है ना। गुजरात के अंदर हमने देखा जो सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत किससे होती है, जफर खान से होती है, और फिर उसके बाद वहां पर अहमद शाह आता है। अहमद शाह का जो रूल है वो काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं गुजरात में। मालवा के अंदर हम लोग होशंग शाह की बात करेंगे, होशंगाबाद को भी स्टैब्लिश करेगा, एंड देन उसके बाद मेवाड़ में हम लोग राणा सांगा की बात भी करेंगे यहाँ पर। चलिए तो कहानी ये शुरू करते हैं। गुजरात फ्लरिशिंग ऑटोनॉमी था गुजरात। अब आप देखिए पूरी तरह से यहाँ पर एकदम जबरदस्त तरीके से ट्रेड होता था, गुजरात का लोकेशन उसको ट्रेड में बड़ा यहाँ पर आगे हिट बनाता था, राइट। सो ड्यू टू इट्स एक्सेप्शनल हैंडीक्राफ्ट्स, थ्राइविंग सीपोर्ट्स एंड फर्टाइल सॉइल, इस वजह से आप देखो कि गुजरात जो है वो क्या है, वो एक ऐसा प्रोविंस था, वेल्दियस्ट प्रोविंस था दिल्ली सल्तनत का।
फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में बैठा हुआ है तो उस वक्त गुजरात एक हिंदू के राजा के हाथ में हुआ करता था। तो अंडर फिरोज तुगलक गुजरात हैड अ गवर्नर हु अकॉर्डिंग टू फेरिश्ता के हिसाब से, ये एक आपका हिस्टोरियन होगा, फेरिश्ता के हिसाब से सपोर्टेड हिंदुइज्म एंड इंकरेज्ड आइडल वर्शिप। तो फेरिश्ता ये कहते हैं कि जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में बैठा हुआ है, यानी कि यहां पर आप देखोगे दिल्ली में जब यहां फिरोज शाह तुगलक का रूल है, तो उस वक्त गुजरात के अंदर यू विल फाइंड यहां पर जो उसका गवर्नर है वो गवर्नर एक हिंदू को, हिंदुइज्म को वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब वो हिंदू गवर्नर होगा और यहां पर हिंदुइज्म चल रहा था, ठीक है। लेकिन बाद में यू विल फाइंड कि जब तिमूर का इन्वेजन शुरू हुआ, यानी कि दिल्ली के ऊपर आप देखोगे तो तिमूर के इन्वेजन स्टार्ट हो गए, तो आफ्टर द तिमूर इन्वेजन ऑफ दिल्ली, गुजरात एंड मालवा ये दोनों ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली इन प्रैक्टिस, दो नॉट फॉर्मली। लेकिन तिमूर के इन्वेजन के बाद गुजरात और मालवा ये दोनों ही आप देखोगे तो इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। यहां पर जफर खान का नाम आया, मैंने आपको ऑलरेडी इसका नाम लिखवाया है, इसको मुजफ्फर शाह के नाम से भी जाना जाता है। एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गुजरात इन द ईयर 1407। अब बताइए ये चार्ट आपको यहां पर ये हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा, सही सही बताइए। अब बताइए ये जो मैंने आपको इतना पढ़ा दिया, क्या ये चार्ट भी आपको हेल्प नहीं कर रहा है? जफर खान को मुजफ्फर शाह कहते हैं, ही इज बिकमिंग इंडिपेंडेंट। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इससे एक चार्ट पहले मैंने आपको बताया हुआ था, ये देखिए कि भाई गुजरात तो मिल गया था, अलाउद्दीन खिलजी मिला लिया इसको 1297 में, लेकिन आप देखिए गुजरात पे जब यहाँ पर इन्वेजन हुआ 1407 में तो जफर खान ने उसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। कहानी क्लियर हो रही है? तो यही चीज आपको यहाँ पर आगे लिखी हुई है, यही चीज आपकी यहाँ पर आगे लिखी हुई है। ये बात समझ में आ गया? गुजरात का फ्लरिशिंग ऑटोनॉमी यहां पर चल रहा था। अब आगे देखिए, नाउ इसके बाद रूलर कौन बना? इसके बाद गद्दी बैठता है अहमद शाह वन, ठीक है। अहमद शाह वन के टाइम में आप देखिए मुजफ्फर शाह का जो ग्रैंडसन था वाज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुजरात किंगडम। अब इसको एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है अहमद शाह, क्योंकि बहुत ही लंबे समय तक रूल करता है, 1411 से लेकर 1443 रूल किया और काफी सारा कंट्रीब्यूशन जो है इसका यहाँ पर रहता है। सबसे बड़ी बात कि वो नोबिलिटीज जो होती हैं इसकी, उसको वो कंट्रोल करता है। नोबिलिटी के बहुत पर निकल आए थे तो नोबिलिटीज को कंट्रोल किया उसने। फिर उसने अहमद शाह ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से चलाया, रेगुलेट किया, क्योंकि अभी यहाँ पर गुजरात टूट रहा है तो उसको अपना सिस्टम डेवलप करना है। तो जस्ट अ सेकंड गाइस, ऑलराइट, सो देयर वाज अ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, ठीक है, आ गई है लाइट। चलिए, तो यहां पर क्या हुआ, मैंने बताया अहमद शाह गद्दी बैठ रहा है तो अहमद शाह अपने नोबिलिटी को कंट्रोल कर रहा है, अहमद शाह एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अपना कंट्रोल जमा रहा है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि उसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, पहले कैपिटल पठान थी और उसको शिफ्ट कर दिया अहमदाबाद, राइट। और 1413 में ये काम जो है वो करता है। तो ये अहमदाबाद को यहाँ पर कैपिटल बनाने का काम जो है अहमद शाह वन करता है, गुजरात की कैपिटल अहमदाबाद हो जाती है। आज भी देखोगे तो ये कैपिटल जो है, आज भी आप देखोगे तो यू विल फाइंड अहमदाबाद इज द कैपिटल, ठीक है। तो शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम पठान टू अहमदाबाद इन 1413, adorning the city with splendid palaces, bazaars, mosque and the बेसिकली यहां पर मदरसास को बोला गया है, ठीक है। जस्ट ऑलराइट, सो देयर वाज इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, लाइट आ गई है। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले उसने क्या किया, उसने नोबिलिटी को कंट्रोल किया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन को उसने स्मूथ किया अहमद शाह ने। एंड देन यू विल फाइंड कि उसने अपनी कैपिटल को भी यहां पर चेंज किया। पहले कैपिटल जो आप देखोगे वो थी पठान और उसको फिर यहां से शिफ्ट कर दिया एंड इट ही मेड अहमदाबाद द कैपिटल इन 1413, ठीक है। तो ये काम यहां पर उसने अहमद शाह ने अंजाम दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट जैन के आर्किटेक्चरल चीजों को वो यहाँ पर पैटर्नाइज कर रहा था, ठीक है, आप देखोगे इस प्रकार से। और साथ ही साथ यहाँ पर उसने जामा मस्जिद और 3 दरवाजा ये भी जो है अहमदाबाद में उसने बनवाया था, ठीक है। तो ये भी उसके यहाँ पर कुछ जो कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो भी यहाँ ध्यान रखिएगा। नाउ लेट अस सी कि अहमद की जहाँ पर जो है मिलिट्री ट्राइम्स क्या थी, कौन कौन सी उसने लड़ाइयाँ या कैसे कैसे उसने यहाँ पर अपनी चीज़ों को जीता था, ठीक है। तो यहाँ सिंपल कहानी है एंड दैट इज अबाउट सी, यहाँ पर अहमद शाह सॉट कंट्रोल ओवर राजपूत स्टेट्स इन सौराष्ट्र एंड अलॉन्ग द गुजरात राजस्थान बॉर्डर। तो बेसिकली वो वही लड़ाई क्या होगी, गुजरात का मामला है तो मालवा मेवाड़ से लड़ेंगे, एज सिंपल एज दैट। अब अंदर ही कहानी इतना डेप्थ में जाके पढ़ना है तो डेफिनेटली मैं पढ़ा तो वही रहा हूँ, लेकिन यूपीएससी इतना घुस के पूछेगा नहीं पूछेगा क्या है, यू कैन नॉट से, बट ठीक है हम डेप्थ में पढ़ रहे हैं। सक्सेसफुली कैप्चर्ड गिरनार। अब यहाँ देखिए 2 फोर्ट, गिरनार फोर्ट को कैप्चर किया सौराष्ट्र, बट रिटर्न इट टू द राजा अपॉन अ प्रॉमिस ऑफ ट्रिब्यूट। जब वहां के राजा ने प्रॉमिस कर दिया ठीक है आपको हम ट्रिब्यूट देंगे, गुड मॉर्निंग गुड नाइट करेंगे, तो अहमद शाह ने वापस कर दिया, ठीक है। और दूसरा सिद्धपुर, इसको अटैक किया। अ सिग्निफिकेंट हिंदू पिलग्रिम सेंटर था, डिस्ट्रॉइंग मेनी टेंपल्स। यहाँ पर ये 2 चीजें जो है अहमद शाह की, गिरनार फोर्ट पे कब्जा करना और उसके बाद सिद्धपुर पे अटैक करना। आप देख सकते हो पार्शियली डैमेज रुद्र महालया टेंपल ऑफ सिद्धपुर, ये आप इस प्रकार का यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अहमद शाह ने जजिया भी इंपोज कर दिया, एक टैक्स जो कि यहाँ पर हिंदूज के ऊपर या नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया गया था। ये एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो जाता है, अहमद शाह का ये डेवलपमेंट ध्यान रखिएगा।
अहमद शाह रूल डाइकोटॉमी ऑफ कन्फ्रंट्रेशन एंड इंक्लूजन। अब यहां पर क्या क्या बोला गया, हेडिंग से क्लियर हो रहा है कि भाई डाइकोटॉमी है, किस बात की, डाइकोटॉमी मतलब एक कंफ्यूजिंग स्टेट है, दो तरह की बातें हो रही हैं कि वो मंदिर भी यहां पर आप देखोगे तो ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, और यहां पर कन्फ्रंट्रेशन कर रहा है हिंदू से, और दूसरी तरफ आप देखोगे कि तो हिंदूज को अपने आर्मी के अंदर अपॉइंट भी कर रहा है। तो इसी को बोला गया कि अहमद शाह के रूल में ये डाइकोटॉमी थी, एक तरफ वो कन्फ्रंट्रेशन भी कर रहा है हिंदू से और दूसरी तरफ वो इनको इंक्लूड भी कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे हिस्टोरियंस हैव लेबल्ड अहमद शाह बोथ अ ग्रेट एनिमी ऑफ इनफाइडल्स एंड अ बिगॉट, हाईलाइटिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हिज रूल। अब उसने कहा कि डिस्पाइट टेंपल डिस्ट्रक्शन, एक तरफ मंदिर भी तोड़ रहा था वो, और दूसरी तरफ अहमद शाह अपॉइंट कर रहा है हिंदूज, जैसे कि मानिक चंद, जैसे कि आप देखोगे मोती चंद एज मिनिस्टर्स शोइंग इंक्लूजन, कि यहां पर उनको हिंदूज को अपॉइंट भी कर रहा है। ठीक है, तो ही डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रिक्ट जस्टिस। अब ये भी भूले गया है कि वो स्ट्रिक्ट जस्टिस करता था, वो अपने जस्टिस के लिए जाना गया। यहां पर यह भी कहा गया है कि उसने अपने सन इन लॉ को, अपने दामाद को भी यहां पर उसने क्या किया था, उसको एग्जीक्यूट कर दिया था इन द मार्केट प्लेस फॉर मर्डर, क्योंकि उसके दामाद ने मर्डर कर दिया था, तो अहमद शाह ने मार्केट प्लेस में अपने सन इन लॉ का यहां पर मर्डर कर दिया था। फॉट अगेंस्ट बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स, दोनों खिलाफ लड़ रहा है, हिंदू रूलर्स मुस्लिम रूलर्स दोनों खिलाफ लड़ रहा है। सबॉर्डिनेटिंग ईदार फोर्ट एंड कंट्रोलिंग राजपूत स्टेट लाइक झलावर, बूंदी एंड दुर्गापुर। अब आप दुंगारपुर इतना डेप्थ उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये समझिएगा कि हाँ ये जो हेडिंग है ना, ये अपने आप में काफी मैसेज आपको दे रही है। कभी इस तरह का आया प्रीलिम्स में स्टेटमेंट तो आप क्लियर कर समझ पाओगे इसको कि हाँ भाई डाइकोटॉमी थी, एक तरफ वो मंदिर को भी तोड़ रहा था और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर हिंदूज को भी अपॉइंट कर रहा था अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। अब गुजरात मालवा की राइवलरी चलती है। अब ये राइवलरी दोनों रूलर्स के नाम मैं आपको बता चुका हूं, है ना, मैंने चार्ट में लिखाया था, इसलिए लिखवाया था कि आपस की राइवलरी किसकी किसकी होगी वो आप यहां से मेकआउट कर सकते हो। अगर आप इस वाले चार्ट को देखोगे तो आप मेकआउट कर लोगे, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, इनकी लड़ाई चल रही होगी। अब आप देखिए यहां से आप कर सकते हैं, भाई हमने क्या देखा, गुजरात और यहाँ पर इसकी राइवलरी। तो बेसिकली आप ईयर्स के थ्रू जो है, आप ईयर्स के थ्रू पहचान सकते हो कि किसकी बात हो रही है, किन किन रूलर्स की बात यहाँ पर हो रही होगी। ठीक है, जैसे आप देखोगे यहाँ 1407 से 1411 जफर खान, तो उस वक्त आप देखिए दिलावर खान का एपिसोड खत्म हो चुका है। अल्प खान इज इन द पिक्चर इन दिस टाइम, जब यहाँ पर मुजफ्फर शाह है, फिर अहमद शाह है, तो यहाँ पर हौशंग शाह हो गया और यहाँ पर आप देखिए अहमद शाह हो गया। तो हौशंग शाह अहमद शाह की राइवलरी बड़ी तगड़ी चलेगी, क्योंकि इनका रूल भी खतरनाक है और इसका रूल भी खतरनाक था, तो राइवलरी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। आइए जरा देखते हैं क्या राइवलरी यहां पर हो रही है। देखिए जरा यहां पर राइवलरी देखिए, तो गुजरात एंड मालवा वेयर लॉन्ग स्टैंडिंग राइवल्स थे। ठीक है, एक तरफ आप देखोगे मुजफ्फर शाह डिफीटेड एंड इम्प्रिजन्ड हौशंग शाह को डिफीट कर दिया, मालवा रूलर को, है ना, और उसके बाद कौन आया मुजफ्फर शाह के बाद, अनएबल टू कंट्रोल मालवा, मुजफ्फर शाह रिलीज्ड हौशंग शाह। अब वो उसने हौशंग शाह को पकड़ तो लिया था, मुजफ्फर शाह जो पहला रूलर था, है ना, मुजफ्फर शाह जिसको जफर खान बोलते थे, उसने पकड़ लिया था हौशंग शाह को, बट यू विल फाइंड कि फिर वो मालवा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो उसको अल्टीमेटली हौशंग शाह को छोड़ना पड़ गया कि भैया तुम ही समझो क्या करना है। आफ्टर अ फ्यू इयर्स वर्सनिंग द राइवलरी, नाउ मालवा के रूलर्स रिमेनिंग वरी ऑफ गुजरात पावर। अब मालवा के रूलर को हमेशा लगा कि गुजरात की पावर हमेशा बढ़ेगी, गुजरात इकोनॉमिकली अच्छा करता है, ट्रेड बहुत तगड़ा वहां से होता है, एक्टिवली सीकिंग वेज टू वीकेन गुजरात। और मालवा ये सोचता है किस प्रकार से हम गुजरात को यहाँ पर वीक करें। ठीक है, अब आप बताइए आपस में लड़ रहे हो तो इसका फायदा कौन उठाएगा, तीसरा आदमी उठाएगा, राइट। तो यहां पर गुजरात रूलर्स अटेम्प्टेड टू काउंटर मालवाज इन्फ्लुएंस, गुजरात भी मालवा को रोकना चाहते हैं बाय इंस्टॉलिंग देयर नॉमिनी ऑन द मालवा थ्रोन। तो वो चाह रहे हैं कि हमने गुजरात को मालवा को कैप्चर तो कर ही लिया है, अपना कोई आदमी यहां पर बढ़ा दे। तो ये राइवलरी जो है वो यहां पर इंक्रीज होती चली गई दोनों के बीच में, एंड हेंस ये लड़ते चले गए, कभी हौशंग शाह उधर आदिल अहमद शाह, दे आर कंटिन्यूअसली फाइटिंग अमंग ईच अदर। यहां पर कहानी आती है महमूद बेघरा की, फतेह खान जिसको बोला गया, जो कि गुजरात का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था, फतेह खान, एंड ही टुक द टाइटल ऑफ महमूद बेघरा। बेघरा का मतलब ही क्या, मैंने कॉन्करर ऑफ फोर्ट्स बताया आपको। ठीक है, तो देखिए सक्सेसर्स ऑफ अहमद शाह के बाद जो आए वो उसकी पॉलिसी को बढ़ाते रहे। ठीक है, एंड देन यू विल फाइंड महमूद बेघरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था वो यहां गद्दी बैठता है, एंड ही इज बिकमिंग द सुल्तान। ही रूल्ड गुजरात फॉर 50 इयर्स। महमूद बेघरा 50 सालों तक रूल करेगा, 1459 से लेकर 1511 तक। ठीक है, एक तो ये तो नेम्ड बेघरा, बेघरा का मतलब क्या हो गया बता दिया, कैप्चरिंग गिरनार को कैप्चर किया उसने, एंड देन चंपानेर को कैप्चर किया। ये दो चीज कैप्चर करें। जब उसने गिरनार कैप्चर किया तो बेसिकली वो एक बेस बन गया टू डू हिज एक्टिविटीज अगेंस्ट सिंध। सिंध के खिलाफ अगर ऑपरेशन चलाने हैं तो उसने यहां पर गिरनार को बेस बनाया, और उसने यहां पर चंपानेर को बेस बनाया अगर उसको अपने मालवा की तरफ उसको बेस अटैक करना है तो
तो उसने बेसिकली क्या किया, बेघरा ने, महमूद बेघरा ने गिरनार कैप्चर किया तो सिंध के खिलाफ ऑपरेशन चला सकता था, और जब उसे चंपानेर कैप्चर किया तो फिर वो मालवा के खिलाफ ऑपरेशन चला सकता है वहां से बैठकर। तो महमूद बेघरा डिसाइडेड टू एनेक्स गिरनार टू ब्रिंग सौराष्ट्र फुल्ली अंडर कंट्रोल कंसिडरिंग इट्स रिचनेस एंड स्ट्रेटेजिक वैल्यू। स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है कि यहां से फिर आप देखोगे सिंध बड़ा क्लोज रहेगा, तो सिंध पे कभी हमें अटैक करना है, सिंध पे कंट्रोल करना है, तो ये एरिया गिरनार बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। महमूद बेघरा ने वो किया, सीज ऑफ गिरनार। अब गिरनार को कैसे सीज किया गया, तो वो कहानी हमको यहां पर दी गई है कि भाई गिरनार विद अ फॉर्मिडेबल फोर्स भेजी गई, ओवरकमिंग द गैलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द राजा इन वेन। तो यहां पर कुल मिला के गिरनार को कैप्चर कर लिया वहां के, ठीक बात है। नाउ आफ्टर गिरनार फॉल राजा एम्ब्रेस इस्लाम एंड सर्व द सुल्तान। तो गिरनार को जब कब्जा किया तो उसके बाद राजा को वहां का मुसलमान हो गया और फिर उसने सुल्तान को यहां सर्व किया। महमूद बेगरा फाउंडेड मुस्तफाबाद, इंपॉर्टेंट है ये, मुस्तफाबाद एट द हिल फोर्ट, मेकिंग गुजरात सेकंड कैपिटल विद इंप्रेसिव बिल्डिंग्स। तो यहां पर आप देखोगे उसने इंप्रेसिव बिल्डिंग्स बनवाई। बाद में लेटर इन हिज रूल महमूद बेघरा सैक्ड द्वारका को भी कैप्चर करता है ड्यू टू द पायरेसी अफेक्टिंग मक्का बाउंड पिलग्रिम्स। तो जो मक्का बिल्डिंग पिलग्रिम्स जाते थे गुजरात वाया होके, तो वहां पर क्या होता था, पायरेसी हो जाती थी, उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो है महमूद ने द्वारका को भी सैक कर लिया। ऑल्सो लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिनोन्ड हिंदू टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन भी यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो ये एक डेवलपमेंट है जो महमूद बेघरा के टाइम पे हो रहा था। चंपानेर को यहाँ पर कब्जा कर लेना। अब चंपानेर की कहानी यहाँ पर है कि फोर्ट ऑफ चंपानेर प्लेड अ की रोल इन महमूद स्ट्रेटेजी टू कंट्रोल खानदेश एंड मालवा। तो ये मैं आपको बता चुका हूं ना, ये कहानी ध्यान रखिएगा, ये पिक्चर क्लियर रखिएगा। मैं इसी चार्ट में वापस आता हूं, ये चार्ट मैंने कहा ना आपकी जिंदगी आसान करेगा। ये देखिए इस चार्ट को। अब आप मुझे बताइए, आप बताइए, गुजरात की बात हम लोग कर रहे हैं, गुजरात का रूलर कौन है भाई, महमूद बेघरा। अब महमूद बेघरा अगर यहां पर मान लीजिए आपका क्या है, दिस इज योर मालवा, और नीचे वाला एरिया, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ खानदेश, इसको बोलते हैं खानदेश। तो बेसिकली जब महमूद बेघरा यहां पर गिरनार कैप्चर करेगा तो यहां पर सिंध है, दिस इज द एरिया ऑफ सिंध, ये गिरनार। तो अगर गिरनार कैप्चर कर लिया तो उसका मतलब सिंध पे आसानी से कब्जा कर सकते हैं, सिंध के खिलाफ ऑपरेशन चालू कर सकते हैं। और अगर चंपानेर को कैप्चर किया तो मालवा और खानदेश पे नजर रख सकते हैं। समझ में आ गया मैप के थ्रू? ये इंपॉर्टेंट है समझना कि महमूद बेघरा कर क्या रहा था। ये चार्ट मैं आपको बोल रहा हूं कि चार्ट आपकी जिंदगी बहुत सिंपल कर रहा है। चलिए आगे देखिए, क्योंकि अब बस रीडिंग करनी है, कहानी के सारे पात्र सारे जितने को हमने समझ लिया, कहाँ क्या सिचुएशन है, फील्डिंग समझ ली सारी हमने। अब हमें ये जोड़ना ही तो है डॉट्स को। डिस्पाइट बीइंग अ फ्यूडेटरी ऑफ गुजरात, अब गुजरात का फ्यूडेटरी था ये चंपानेर, द रूलर ऑफ चंपानेर अलाइड विद मालवा, वो मालवा के साथ जुड़ जाता है चंपानेर, और यही रीजन बनता है वो गिरनार जो है, वो आपका चंपानेर था, वो फ्यूडेटरी है गुजरात का, लेकिन फिर भी जो रूलर है वो चंपानेर का, वो मालवा के साथ जुड़ जाता है। फेल इन 1554, allied with Malwa, fell in 1454। तो यहां पर वो गिर गया, मतलब चंपानेर का फोर्ट गिर गया। गैलेंट राजा एंड हिज फॉलोअर्स परफॉर्म द जौहर सेरेमनी एंड फॉट टू द लास्ट वन। महमूद एस्टैब्लिश्ड द न्यू टाउन मोहम्मदाबाद। प्लीज नोट करिएगा, दो इंपॉर्टेंट टाउन्स देखे हमने, एक हमने देखा मुस्तफाबाद, एक हमने देखा यहां पर मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद, ठीक है, क्लियर? ये बात ध्यान रखिएगा। थोड़ा हम इसको डेप्थ में जाके पढ़ रहे हैं, बट ठीक है, हमारे एग्जाम का पार्ट है इसलिए पढ़ रहे हैं। यू नेवर नो यूपीएससी से सवाल पूछ दे। तो चंपानेर के अंदर नाउ इन र्यून्स फीचर्स द नोटेबल जामा मस्जिद मिलेगी विद जैन आर्किटेक्चर यहाँ मिलेंगे एंड स्टोन क्राफ्ट्समैन। आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त स्टोन की यहाँ पर कार्विंग करी गई है, ठीक है, इस एरिया में आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, महमूद बेघरा's डिप्लोमेटिक स्ट्रगल्स एंड इकोनॉमिक फ्लरिश इन गुजरात। अब महमूद बेघरा, एक तो ये कि गुजरात का जो लोकेशन था, गुजरात का जो सॉइल है, जो उसका एरिया टेरेन है, और उसकी डिप्लोमेसी की वजह से ट्रेड बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि गुजरात के पास सी पोर्ट्स हैं और उसने डिप्लोमेसी करी। डिप्लोमेसी करने से क्या हुआ, खूब अच्छा खासा ट्रेड हुआ। और उसने डिप्लोमेसी किससे करी, बाहर की कंट्री से। जैसे आप देखोगे इजिप्ट के साथ डिप्लोमेसी, जैसे आप देखोगे पोर्चुगीज के साथ डिप्लोमेसी, ये सब उसने करना शुरू करी। क्योंकि आप देखो कब बैठा हुआ है वो, ही इज अराउंड 1511 के आसपास तक। अब 1511 1498 में पोर्चुगीज जो है वो पहुंच गए थे, वास्को डे गामा, राइट, और उसके बाद 1511 में खत्म हो रहा है महमूद बेघरा। तो बीच का जो टाइम है उसमें आप देखोगे पोर्चुगीज की नेवी के साथ भी वो यहाँ पर जो है वो डिप्लोमेसी करेगा, ठीक है। तो यही मैंने क्रक्स में आपको बता दिया। आप देख सकते हैं महमूद बेघरा बैठे हैं, पोर्चुगीज के यहाँ लोग पहुंच रहे हैं अपने शिपों के थ्रू, तो ये डिप्लोमेसी जो है महमूद बेघरा करेगा। तो महमूद बेघरा फेस चैलेंजेस फ्रॉम द पोर्चुगीज, क्योंकि पोर्चुगीज आना शुरू हो गए थे, उनको रास्ता मिल गया था। डिसरप्टिंग गुजरात ट्रेड विद वेस्ट एशियन नेशंस,
और इस वजह से अब चूंकि पोर्चुगीज की नेवी बड़ी जबरदस्त थी, ऑब्वियस सी बात है वहां से ये लोग हिंदुस्तान पहुंच गए हैं, तो नेवी तो उनकी बड़ी जबरदस्त है पोर्चुगीज की, तो उसको यहाँ पर बड़े चैलेंज देखने को मिल रहे हैं। तो उसने कोलैबोरेट किया इजिप्शियन रूलर के साथ कि हमको पोर्चुगीज के साथ क्या करना है, हमको इनको काउंटर करना है, क्योंकि पोर्चुगीज ने नाक में दम कर रखा है और पोर्चुगीज हमारे ट्रेड को होने नहीं दे रहे हैं। महमूद बेगहरा ने यहाँ पर इजिप्शियन के रूलर से, इजिप्ट के रूलर से यहाँ पर हेल्प मांगी। महमूद बेगहरा's लॉन्ग एंड ट्रांक्विल रूल फॉस्टर्ड प्रॉस्पेरिटी, जब हुआ कंस्ट्रक्टेड न्यूमरस कारवान सराय बनाए उसने। महमूद बेगहरा के रूल में रोड्स फैसिलिटेड ट्रेड हुआ, अर्निंग कंटेनमेंट अमंग मर्चेंट्स, और मर्चेंट्स बड़े खुश हुए क्योंकि मर्चेंट्स को चाहिए क्या, ट्रेड हो रहा हो जबरदस्त, और महमूद बेगहरा के टाइम पे बहुत बढ़िया ट्रेड हो रहा था क्योंकि उसने इस प्रकार से डिप्लोमेसी करके बना रखा था हिसाब किताब। क्लियर। सुल्तान महमूद बेगहराज लेगेसी, अब इनके बारे में है भाई उसने क्या क्या किया, तो बड़ा उसने यहाँ पर आप देखिए ना, महमूद बेगहरा लैकिंग फॉर्मल एजुकेशन, अब आप इंसान को देखिए, ही डज नॉट हैव अ फॉर्मल एजुकेशन, नहीं है उसके पास, एक्वायर्ड सब्सटैंशियल नॉलेज थ्रू कांस्टेंट इंटरेक्शन विद स्कॉलर्स, लेकिन उसने नॉलेज एक्वायर कर ली स्कॉलर से बातचीत कर करके। हिज रेन विटनेस द ट्रांसलेशन ऑफ न्यूमरस अरेबिक वर्क्स, कई सारे अरबी में जो काम है उसको यहां पर ट्रांसलेट किया गया इनटू पर्शियन विद संस्कृत कंपोजिशंस बाय द कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट उदयराज। तो ये पूछ सकता है कि उदयराज किसके कोर्ट में था, महमूद बेगहरा के कोर्ट में था, ये एक सिंपल क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो महमूद रिमार्केबल अपीयरेंस फीचर्ड अ वेस्ट लेंथ बियर्ड, अब दाढ़ी उसकी जो है कमर तक थी, इतनी लंबी दाढ़ी थी, एन एक्सेप्शनली लॉन्ग मुस्टेच टाइड ओवर हिज हेड, और ऐसी यहाँ मूछ थी जो है ऊपर जाके यहाँ गांठ बंध रही है। आप इंसान की आप जरा पर्सनैलिटी को देखिए आप, तो ऐसा कहा जाता है कि दाढ़ी जो है उसके पेट तक आती थी और जो मूछें हैं वो जाके ऊपर सर के ऊपर बंध जाएंगी, गांठ लग जाएगी, इस तरह की यहाँ पर इसकी पर्सनैलिटी का अपीयरेंस था। चाइल्डहुड एक्सपोजर टू पॉइजन, अब चूंकि बचपन में ही आदमी क्या बालू गिट्टी खाता है ना, मिट्टी खाता है आदमी जो है, बच्चा जो होता है दीवार को चाट लेता है, गंदी गंदी चीजें चाटता है ना, ये सब चीजें करता है, लेकिन भाई हमारे महमूद बेगहरा थे, ये भाई हमारे पॉइजन चाटते थे, पॉइजन चाट चाट के बदन के अंदर ही पॉइजन हो गया। चाइल्डहुड एक्सपोजर टू पॉइजन मेड हिज बूटी लीथल टू फ्लाइज causing them to swell and die upon contact, ये देखिए जरा, अब अगर कोई मक्खी बैठ जाए आगे तो पूरी मक्खी मर जाएगी इस तरह से। तो चाइल्डहुड एक्सपोजर टू पॉइजन मेड हिज बॉडी लीथल, उसकी बॉडी लीथल हो गई थी क्योंकि बचपन से ही वो पॉइजन से यहाँ पर एक्सपोजर था उसका, तो फ्लाइज जो है वो तक यहाँ पर जो है मर जाती थी, अगर एक बार वो स्वेल कर जाएंगी और फिर मर जाती थी, ये कहानी देखिए आप। सो ये अपने एपेटाइट के लिए जाना जाता था महमूद बेगहरा। अब खाने में क्या, भाई महमूद कंज्यूमर साइजेबल ब्रेकफास्ट, यानी कि भाई साहब नाश्ता बहुत तगड़ा करते थे, एंड डेली डाइट 10 से 15 किलो खाना खाता था महमूद बेगहरा। थोड़ी सी कॉमेडी वाली चीजें भी है, 10 से 15 किलो खाना महमूद बेगहरा 10 से 15 किलो खाना खा रहा है, ये देखिए आप जरा। तो महमूद बेगहरा गुजरात रीच पीक, इसके टाइम पीरियड में गुजरात अपने पीक पर पहुंचा, हमने देखा लंबे समय से रूल करता है, लेकिन उसके बाद गुजरात अंडर महमूद रूल became powerful enough to pose a substantial challenge to the मुगल रूलर हुमायूं। हुमायूं के लिए बड़ा चैलेंज जो है महमूद बेगहरा बनता है। अब देखिए 1511 में ये इसकी एंड हो रहा है, ठीक है, लेकिन गुजरात जो है महमूद के टाइम पे बहुत पावरफुल हो चुका था, इतना पावरफुल हो गया था कि जब यहां आप देखोगे 1530 में जब हुमायूं गद्दी बैठेगा तो भी गुजरात विल बी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर हुमायूं। उसके बाद भी गुजरात जो है हुमायूं के लिए बड़ा चैलेंज बना रहेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दिस वॉज अबाउट गुजरात। आइए बात करते हैं मालवा और मेवाड़ की। तो मालवा के अंदर हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा या मेन इंपॉर्टेंट रूलर है दैट इज होशंग शाह, यही हमारा है। एंड ऑफ कोर्स मेवाड़ की बात करेंगे तो यहाँ पर राणा कुंभा एंड देन ऑफ कोर्स राणा सांगा की बात यहाँ पर होगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, जरा देखिए, आइए बात करते हैं मालवा के बारे में। अब मालवा की लोकेशन देखिए पहले तो आप, प्लीज सी द लोकेशन ऑफ मालवा। ये है मालवा, ये आप देख रहे हैं दिस इज गुजरात वाला एरिया, और नीचे आप देख रहे हैं दिस इज खानदेश वाला एरिया, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर दिल्ली सल्तनत बैठा हुआ है, ये कश्मीर वाला एरिया है जो मैंने आपको बताया, ये जौनपुर की यहाँ बाउंड्री लगी हुई है शर्की डायनेस्टी, ये आप देख रहे हैं बंगाल वाला एरिया है। यहाँ पर देखिए आप बहामनी किंगडम आ चुका है, और नीचे आप देखिए विजयनगर अंपायर यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं मैप का पूरा हिसाब किताब क्या है, हमने ये मैप बना हुआ देख लिया, समझ लिया। आइए अब देखते हैं कि भाई मालवा की जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। सीधी बात है, साउथ जाना है तो मालवा एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा। तो सिचुएटेड ऑन द एलिवेटेड प्लेट, अब ये जो यहाँ देखोगे नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है, इन दोनों के बीच में जो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है उस पर लोकेटेड मालवा है। ये बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स मालवा कंट्रोल्ड की रूट्स कनेक्टिंग गुजरात टू द नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया। तो मालवा जो है वो सदर्न इंडिया से यहाँ पर कनेक्टिविटी बना रहा है। पहला पॉइंट तो यही हो गया, ये इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, कनेक्टिविटी टू द साउथ, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, अ स्ट्रॉन्ग होल्ड लाइक मालवा एक्टेड एज अ बैरियर, अब ये बैरियर की तरह भी है, हिंडरिंग द एम्बिशन ऑफ गुजरात, मेवाड़ एंड बहामनीड्स एंड द लोधी सुल्तान ऑफ दिल्ली। अब मालवा जिस जगह बैठा हुआ है, ये मालवा है,
तो इसके जो यहां पर ये एक तरह का बैरियर भी था, इनके लिए भी बैरियर है, गुजरात के लिए बैरियर है, बाहमिनीड के लिए बैरियर है, इन सब के लिए बैरियर है। तो दिल्ली लोधीस के लिए, बाहमिनीड के लिए, गुजरात के लिए, है ना, इन सब के लिए मालवा एक बड़ा बैरियर बन के बैठा हुआ है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, है ना, क्योंकि ये कहीं ना ये आगे जा पा रहे हैं यहां से, ना ये यहां जा पाएंगे, ना ये जा पाएंगे, तो मालवा ऐसा बना हुआ है। ठीक है, थर्ड सेकंड क्या हो गया, एज अ बैरियर, इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बैरियर की तरह यहां पर है। ये वाला साउथ कनेक्टिविटी, साउथ कनेक्ट कर रहा है, साउथ कनेक्ट कर रहा है। कंट्रोल ओवर मालवा वाज पिवटल फॉर एनी पावरफुल स्टेट एस्पायरिंग डोमिनेट द एंटायर रीजन। अगर आपको एंटायर रीजन को डोमिनेट करना है तो मालवा पर कब्जा करना बहुत जरूरी है। बिना मालवा कंट्रोल किए आप एरिया पे कंट्रोल नहीं स्थापित कर सकते। ठीक है, एंड देन फोर्थ वाला पॉइंट आप देखिएगा, ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी मालवा रीच्ड द पिनेकल ऑफ इट्स ग्लोरी, शिफ्टिंग इट्स कैपिटल फ्रॉम धर टू इट्स डिफेंसिबल एंड सीनिक मांडू। तो बेसिकली यहां पर आप देखोगे कहानी जो धर से शुरू होती है, अभी तो आप देखोगे कि यहां पर क्या हुआ, 15th सेंचुरी की बात हो रही है, यानी कि लगभग इन द ईयर 1401 यहां पर जो दिलावर खान होगा मालवा का, वो ये काम करना शुरू कर देगा। कैपिटल पहले धर थी, ठीक है, उसे शिफ्ट करके बना दिया क्या, मांडू को कैपिटल बना दिया, मांडू। ये बात ध्यान रखिएगा, मांडू बिकेम द कैपिटल ऑफ मालवा। क्लियर यहां तक बात, ये प्लीज ध्यान रखिएगा, हमने ये चीज ऑलरेडी देख ली है ना, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मालवा के रूलर्स मांडू में है, कंस्ट्रक्टेड न्यूमरस इंप्रेसिव बिल्डिंग्स बनाया, ठीक बात है, नोटेबल स्ट्रक्चर जैसे मांडू में। अब ये हमारे कल्चर का पार्ट बनता है, जो आप देख पा रहे हैं यहां पर कुछ टॉपिक्स आएंगे कल्चर के अंदर, जैसे कि आप देखोगे हिंडोला महल इंपॉर्टेंट है, जहाज महल एक शिप के शेप में बना हुआ है, जहाज महल, हिंडोला महल, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये दोनों ही यहां पर मालवा के आर्किटेक्चर की अचीवमेंट बताएगा, और इसको जो है ज्यादातर हम लोग आर्ट एंड कल्चर के अंदर हमारा एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी के अंदर भी दिया गया है ये आपको, जो फाइन आर्ट्स की किताब है क्लास 11th की, उसके अंदर भी आपको दिया गया है इसके बारे में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये जो है यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री के अंदर भी पॉलिटिकल टाइप भी देखने को मिल रहा है। नहीं, अब बात यह है कि मालवा के अंदर इंटरनल टर्मोइल शुरू हो गया, आपस में ये लोग लड़ने लग गए, और जो आपस में लड़ेंगे तो उसका वीकनेस का फायदा जो है गुजरात और लोधीस ने डेफिनेटली उठाया। ठीक है, तो मालवा के अंदर जब इंटरनल टर्मोइल हुआ तो इसका नेबरिंग स्टेट जो है गुजरात और मेवाड़ सीज द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लॉइट मालवास इंटरनल डिविजन्स फॉर देयर ओन स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। और फिर वो लोग, गुजरात है और जो बगल का मेवाड़ था, वो दोनों ही यहाँ पर मालवा के इस इनस्टेबिलिटी का फायदा यहाँ पर उठाना चाहते थे। अब होशंग शाह का एरा आया, और होशंग शाह जो है ये, इसका नाम क्या था, अल्प खान नाम था इसका। हिज रियल नेम वाज अल्प खान एंड ही टुक द टाइटल ऑफ होशंग शाह। ठीक है, एंड आप देखोगे कि ही वाज एन मालवा रूलर एम्ब्रेस्ड पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर पॉलिसी क्या थी, रिलीजियस टॉलरेंस की थी, सबके अंदर देखने को नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर रिलीजियस पॉलिसी देखने को मिली। अब इंपॉर्टेंटली कैसे, बहुत सारे राजपूत को वो यहाँ पर अपने रीजन में रहने को अलाउ करता था। जैसे आप देखोगे 2 एल्डर ब्रदर्स ऑफ राणा मोकुल ऑफ मेवाड़, है ना, उनको जागीर दी गई थी मालवा की। इंपॉर्टेंट है यहां पर कि भाई होशंग शाह के रेन में मालवा की जागीर किसको, राजपूत के रूलर, राजपूत के लोगों को दी गई। तो इंपॉर्टेंट है यहां पर राणा मोकुल ऑफ मेवाड़, इनके 2 भाइयों को। इंस्क्रिप्शंस हमको मिलते हैं ललितपुर टेंपल से, बिल्ट अंडर होशंग शाह रूल, सजेस्टेड एन एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन टेंपल कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर होशंग शाह जो है वो रिलीजियस टॉलरेंट व्यक्ति था, कि ऐसा नहीं है कि उसके टाइम पे कोई मंदिर नहीं बन सकते थे, मंदिर को बनाया जा सकता था। तो होशंग शाह का एरा इस प्रकार का चल रहा था। होशंग शाह ने एक्सटेंड किया अपना पैटर्नेज, जैन्स को भी अपना पैटर्नाइजेशन देता था, वो जैन्स को भी पैसा रुपया दे रहे हैं अपने आप को। फिर उसके बाद जैन्स को पर्टिकुलरली मर्चेंट्स बड़े खुश थे उनसे, क्योंकि मर्चेंट्स को भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा था, राइट, बैंकर्स, ऑल दिस थिंग। अब यहाँ एक नाम आता है नरदेवा सोनी, प्लीज नोट करिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। ये एक मर्चेंट है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि जैन्स को सपोर्ट मिला, होशंग शाह ने जैन्स को सपोर्ट किया, कैसे कह सकते हैं, यहाँ पर नाम आता है नरदेवा सोनी। एक प्रॉस्परस मर्चेंट थे, सर्व्ड एज द ट्रेजरर ऑफ होशंग शाह एंड हेल्ड अ पोजीशन एज वन ऑफ दिट्स एडवाइजर्स। तो ये एक वन ऑफ द एडवाइजर्स थे होशंग शाह के, और ये एक मर्चेंट था। तो ऑफ कोर्स ये भी रिफ्लेक्ट करता है कैसे होशंग शाह जो है यहाँ पर बैंकर्स एंड ऑल दीज मर्चेंट्स, इन सबको अपना सपोर्ट जो है वो दे रहा था। अब उसके बाद महमूद खलजी का रूल आया, यानी कि होशंग शाह के बाद, यानी कि अभी अल्प खान का रूल खत्म हुआ, सो यू विल फाइंड महमूद खलजी। अब जैसे होशंग शाह जो है वो तो रिलीजियस टॉलरेंट पर्सन था, लेकिन महमूद खलजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और महमूद खलजी यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, रिग्रेटेबली नॉट एवरी रूलर इन मालवा एम्ब्रेस द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस। जैसे महमूद खलजी, वो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो रूलर है वो टेम्पल डिस्ट्रक्शन में यहाँ पर काफी डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, और उसका कॉन्फ्लिक्ट विद राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ एंड नियर बाय हिंदू राजास के साथ लगातार चलता रहता है, यानी कि ही इज फाइटिंग विद द हिंदू रूलर
रूलर्स एंड वो यहाँ पर टेम्पल डिस्ट्रक्शन कर रहा है। वाइल महमूद खिलजीज टेम्पल डिस्ट्रक्शन, अब यहाँ पर देखो ये एक लाइन है विच आई वुड डेफिनेटली नॉट से कि ये पीपीटीज में किताबों के अंदर लिखी हुई है, ठीक है, बट वो कह रहा है कि देखिए ऐसा है कि आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, टेंपल तोड़ना अपने आप में गलत है, ठीक है, बट वो कह रहे हैं कि टेंपल तोड़े कब, जब लड़ाइयाँ हुई। तो ये कोई बात थोड़ी है, ऐसा थोड़ी होता है कि ये कोई बात ही नहीं है, एक्सप्लेनेशन का पॉइंट ही नहीं है। तो ठीक है, नीड नॉट टू गो इनटू दिस पॉइंट, है ना, ऐसा कोई पॉइंट यूपीएससी डेफिनेटली विल नॉट गो इनटू दिस ऐसे चीज़ों में। बट येस, हाँ, टेंपल डिस्ट्रक्शन कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था, ये बात कोई गलत नहीं है इसमें। महमूद खलजी वॉज कैरेक्टराइज एज अ मोनार्की, मतलब गलत इन सेंस कि मतलब ये ऐसा नहीं, मतलब ये कि यस दिस वॉज अ फैक्ट कि वो ऐसा कर रहा था, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। यस दिस वॉज अ ट्रू फैक्ट कि यस ही वॉज नॉट अ रिलीजियस टॉयलेट पर्सन, जैसा कि होशंग शाह था। होशंग शाह के टाइम पे मंदिर बन भी रहे थे, कोई मनाहियत नहीं थी कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल्स को लेकर, लेकिन महमूद खलजी वॉज अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और उसके टाइम पे आप देखोगे तो यहाँ पर टेंपल डिस्ट्रक्शन वो कर रहा है। महमूद खलजी वॉज कैरेक्टराइज एज अ मोनार्क ड्रिवन बाय रेस्टलेसनेस एंड एम्बिशन, बहुत हाईली एम्बिशियस था और रेस्टलेस था, बस ग्रो करना चाहता था, भागना चाहता था, मोनार्क मतलब वो आगे कब्जा करने की यहाँ कोशिशें कर रहा था। He was involved in conflicts with multiple neighbors, ठीक है, अब लड़ाई भी करेगा, गुजरात, गोंडवाना, उड़ीसा, इन सब का लड़ाई भी होगी। महमूद खलजी प्राइमरी डायरेक्टेड हिज एफर्ट्स टुवर्ड कॉन्करिंग साउथ राजपूताना, सबड्यूइंग मेवाड़। तो मालवा है तो लड़ाई होगी किससे, गुजरात से, मेवाड़ से, वही सब लिखा हुआ है। तो अगेन इतनी एक लाइन में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अब राइज ऑफ मेवाड़ एंड शिफ्टिंग पावर ऑफ डायनेमिक्स, अब जब मेवाड़ पावर में आने लगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें अब डिस्टर्ब होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 15th सेंचुरी में यू विल फाइंड कि मेवाड़ जो है पावर में आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि लगभग राणा कुंभा जो है तो यू विल फाइंड राणा कुंभा 1433 से लेकर 1468, तो ये 15th सेंचुरी हो गया। तो 15th सेंचुरी में आप देखोगे मेवाड़ का राइज हो रहा है, ठीक है, जबकि आप मालवा और गुजरात को और पहले से देख रहे हो, है ना, कम से कम नहीं तो 30-40 साल पहले से देख रहे हो, इंडिपेंडेंट हो गए हैं। लेकिन 15th सेंचुरी में यहाँ पर मेवाड़ की एसेंडेंसी हुई, राइट, और ये इंडियन पॉलिटिक्स में इनका रोल जो है वो शुरू हो गया, ठीक है। अब चौहान्स डोमिनेंस इन राजपूताना कंक्लूडेड विद कॉन्क्वेस्ट ऑफ रणथंभौर बाय अलाउद्दीन खिलजी, तो ये हमने एपिसोड ऑलरेडी देखा है अलाउद्दीन खिलजी में, ठीक है। न्यू स्टेट्स इमर्ज्ड इंक्लूडिंग मारवाड़ विद इट्स कैपिटल एट जोधपुर, ये यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। इनफैक्ट जो आपका मेवाड़ वाला एरिया हो गया, ये आपका कुछ एरिया उदयपुर वाला एरिया हो गया, लमसम उसके अराउंड आप देखोगे, ठीक है। और यहाँ पर इंक्लूडिंग मारवाड़ विद इट्स कैपिटल जोधपुर वाला एरिया यहाँ पर आ गया। तो ये 1465 में यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। मतलब आप देखो और भी किंगडम्स बन रहे हैं। नागौर आप देखिएगा, ये मुस्लिम प्रिंसिपैलिटी। अजमेर आप देखिएगा, A contested city among rising Rajput states played a crucial role in the region। मतलब ये है कि पावर डायनेमिक्स जो है वो शिफ्ट हो रही है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट कि अब ये गुजरात और मालवा ही पिक्चर में रहेंगे, लेकिन मेवाड़ के राइज होने की वजह से क्या हुआ कि और भी यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो भी पावर में आने लगे। जैसे खासतौर से मारवाड़ आप देख रहे हो यहाँ पर नागौर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अजमेर की बात कर रहे हैं, तो ये सिटीज का राइज भी यहाँ होने लगा, ठीक है। द कंट्रोल ऑफ ईस्टर्न राजपूताना बिकेम अ फोकल पॉइंट, और जो रूलर्स का इंटरेस्ट था वो अब ईस्टर्न राजस्थान की तरफ यहाँ पर जो है वो हो गया था। चलिए आगे देखिए, अब राणा कुंभा जब गद्दी बैठते हैं तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि राणा कुंभा जो है 1433 से 1468, नाउ आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज रूल इंटरनली, कुंभा एम्ड फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन जब राणा कुंभा ने किया तो उन्होंने बूंदी, कोटा, है ना, दुंगारपुर और गुजरात, ये सब को यहाँ पर कैप्चर किया, ठीक बात है। यहाँ पर जो खान ऑफ नागौर सॉट गुजरात हेल्प, अब जो नागौर का यहाँ पर रूलर था उसने यहाँ गुजरात की मदद मांगी अगेंस्ट कुंभा, राणा कुंभा के खिलाफ, इससे टेंशन काफी एस्केलेट हो गई। अब खान ऑफ नागौर का जो रूलर है वो गुजरात से हेल्प मांग रहा है, ये मेवाड़ के हैं, तो यहाँ पर जो जब गुजरात से हेल्प मांगी तो और गुस्सा हो गए, है ना। राणा कुंभा ने कहा ये कौन सी बात है भाई, गुजरात से हेल्प, तो कुंभा शेल्टर्ड अ राइवल ऑफ महमूद खलजी प्रॉम्प्टिंग कॉन्फ्लिक्ट इन मालवा। अब चूंकि राणा कुंभा के पास जो है वो एक राइवल जो है महमूद खलजी का एक राइवल, वो इसको लेके बैठे हुए थे राणा कुंभा, एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि महमूद खलजी और यहाँ पर कुंभा यानी मालवा और मेवाड़ के बीच में ये लड़ाई यहाँ चल रही है, ठीक है। तो ये भी एक चीज है, छोटे छोटे कहानियां हैं बस इसमें, कुल मिला के वही बात है, क्रक्स में क्या है, हम कहानी को देख रहे हैं, लड़ाई क्या हो रही है, गुजरात मालवा, मेवाड़ मेवाड़ गुजरात मालवा, ये सब आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए क्यों लड़ रहे हैं, कुंभा राणा कुंभा यानी मेवाड़ और मालवा क्यों लड़ रहे हैं, बिकॉज महमूद खलजी ने जो है वो राणा कुंभा के एक यहां पर राइवल को पनाह दे रखी है। तो अब राठौर ऑफ मारवाड़ इनिशियली अंडर पहले मेवाड़ के थे, गेन्ड इंडिपेंडेंस लेड बाय राजा राव जोधा, तो बेसिकली यहां पर मारवाड़ को इंडिपेंडेंस मिल गया, पहले मेवाड़ के अंदर थे, ठीक है। डिस्पाइट फेसिंग प्रेशर फ्रॉम गुजरात, मालवा एंड मारवाड़, राणा कुंभा मेंटेन मेवाड़ पोजीशन, मेवाड़ की पोजीशन स्ट्रांग रही। लेकिन यहां पर अब देखिए गुजरात को सीज कर लिया, कुंभलगढ़,
महमूद खलजी रेडेड अजमेर बट कुंभा रिपल्स दीज अटैक्स, है ना, राणा कुंभा ने यहाँ पर महमूद खलजी के रेड्स को रिपल्स कर दिया, राइट। ये सब चीजें थी। एंड देन उसके बाद राणा कुंभा की डेथ होती है, उनका लड़का ही उनको मार देगा, ठीक है। अभी उनके कल्चरल लिगेसी की बात है, राणा कुंभा की क्या क्या चीजें उन्होंने करी, जैसे फॉर एग्जाम्पल राणा कुंभा पैटर्न ऑफ स्कॉलर्स एंड लर्न इंडिविजुअल, ऑथर्ड सेवरल बुक्स, सम स्टिल अवेलेबल टुडे। अब देखोगे यहाँ पर एक विक्ट्री टावर है जिसको काफी सेलिब्रेट किया जाता है, हिज पैलेस ruins on the victory tower, जिसको कीर्ति स्तंभ कहते हैं, इन चित्तौड़, अटेस्ट टू हिज पैशन फॉर कंस्ट्रक्शन। तो आप ये देख सकते हो। साथ ही साथ आप देखोगे इरिगेशन काम करवाया, लेक्स बनवाई, रिजर्वायर्स बनवाया राणा कुंभा ने। देन उसका टेम्पल्स फ्रॉम हिज एरा रिफ्लेक्ट अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ स्टोन कटिंग एंड स्कल्पचर आर्टिस्ट्री, ये भी यहाँ पर राणा कुंभा के टाइम पे चल रहा था। अब जो उनका लड़का था उदा, ये जो है वो ही बेसिकली मर्डर्स हिज फादर, यानी राणा कुंभा की डेथ जो है वो उनके लड़के ने, राणा कुंभा के लड़के ने ही उनकी डेथ कर दी। लेकिन बात यह है कि राणा कुंभा की डेथ के बाद उदा जब यहाँ पर आया तो उसका रेन भी बड़ा शॉर्ट लिव्ड था। और राणा कुंभा का जो बड़ा लड़का था राणा रायमल, इनफैक्ट छोटा लड़का था राणा रायमल, जो है वो पावर को लेता है। एंड आफ्टर दैट आफ्टर मैच सॉ प्रोलॉन्ग, यहाँ पर लिखा है फैट्रिसाइडल कॉन्फ्लिक्ट अमंग कुंभास सन, तो कुंभास के सन्स में यहाँ पर लड़ाइयाँ हुई। तो यहाँ पर एक तो उदा वर्सेस राणा रायमल, इस तरह से यहाँ पर जो राणा कुंभा के लड़के थे उनके बीच में लड़ाई हो रही है। देन फाइनली देखोगे तो राणा सांगा केम टू द पिक्चर इन 1508। राणा सांगा ओरिजिनली कॉल्ड एज संग्राम सिंह, ठीक है। तो मालवा एक्सपीरियंस इंटरनल स्ट्राइफ, मालवा में इंटरनल स्ट्राइफ हो रहा था इस पीरियड में, मार्क्ड बाय महमूद टूज फॉलिंग आउट विद राजपूत लीडर मेदिनी राय, ठीक है। अभी हम लोग मेदिनी राय के बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। सीकिंग सपोर्ट महमूद टू टर्न टू गुजरात वाइल मेदिनी राय सॉट रिफ्यूज विद राणा सांगा, तो राणा सांगा से यहाँ पर जो है मेदिनी राय ने सपोर्ट यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब ये लड़ाइयाँ यहाँ पर होंगी। राणा सांगा विल फाइट द बैटल ऑफ खानवा इन 1527 अगेंस्ट बाबर, एंड देन मेदिनी राय विल फाइट द बैटल ऑफ मतलब चंदेरी। तो ये दो राइट हम यहाँ पर लड़ाइयाँ जो है बाबर के साथ जो है यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिसाइसिवली इन 1517 राणा सांगा डिफीटेड महमूद टू, टेकिंग हिज प्रिजनर टू चित्तौड़। आफ्टर 6 months राणा सांगा रिलीज महमूद टू, होल्डिंग वन ऑफ हिज सन्स एज हॉस्टेज। अब देखो ये आपको क्लियर हो रहा होगा, महमूद टू, अब सब चीजें यहाँ पर आपने इसी जगह पढ़ी हुई है, ठीक है, इसी जगह आपने यहाँ पर ये चीजें पढ़ी हुई है, ये देखिए। तो आपको इतना परेशान नहीं होना है ना, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। सो यू आर फाइंडिंग, हाँ यस हियर मालवा में आपको देखो यहाँ पर दिख रहा है महमूद खलजी, तो महमूद शाह टू, तो महमूद टू की बात हो रही है और यहाँ पर देखिए राणा सांगा की बात हो रही है। तो कौन देखिए 1508 से 1528 और यहाँ पर देखिए 1510 से 1531। तो आप समझ सकते हो कि इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट की बातें यहाँ पर हो रही है। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्या क्या हो रहा था हम ये देख रहे हैं, कैसे कैसे लड़ाइयाँ हो रही थी वो हम यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर आ रही है, प्लीज सी यहाँ पर लिखा हुआ है, मालवा एक्सपीरियंस इंटरनल स्ट्राइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड मार्क्ड बाय मोहम्मद टूज फॉलिंग आउट विद राजपूत लीडर मेदिनी राय, ठीक है। तो यहाँ पर लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब राजपूत मेदिनी राय है और एक तरफ महमूद टू है। सीकिंग सपोर्ट महमूद टू टर्न टू गुजरात, अब सीकिंग महमूद टू जो कि मालवा का रूलर है वो गुजरात की तरफ टर्न करता है, वाइल मेदिनी राय सॉट रिफ्यूज राणा सांगा, मेदिनी राय राणा सांगा के मतलब मेवाड़ के साथ यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अब क्या हुआ आगे, 1517 में बैटल हुई, राणा सांगा डिफीटेड महमूद टू, यानी कि मेवाड़ ने मालवा को हरा दिया, टेकिंग हिम एज प्रिजनर ऑफ चित्तौड़, और फिर चित्तौड़ का जो है मतलब प्रिजनर जो है महमूद टू को अपना बंदी बना लिया। आफ्टर 6 months राणा सांगा रिलीज महमूद टू को राणा सांगा ने छोड़ दिया, होल्डिंग वन ऑफ हिज सन्स एज हॉस्टेज, लेकिन उसके एक लड़के को बंदी बना के अभी भी रखा रहा। ईस्टर्न मालवा इंक्लूडिंग चंदेरी केम अंडर द ओवरलॉर्डशिप ऑफ राणा सांगा आफ्टर द बैटल। तो इस प्रकार से राणा सांगा जो है यहाँ पर मालवा के ऊपर भी कंट्रोल करके कुछ हद तक बैठे हुए हैं, कुछ पोर्शन जो है यहाँ पर ईस्टर्न मालवा के राणा सांगा के पास यहाँ पर जो है आ गए। एज यू कैन सी हियर कुछ पोर्शन यहाँ पर जो है वो राणा सांगा के पास जो है 1525 तक आ चुके हैं। ये उनके टेरिटरीज को शोकेस कर रहा है। शिफ्टिंग टाइड्स इन नॉर्थ इंडिया, अब नॉर्थ इंडिया में हवाएं यहाँ पर डिफरेंट चल रही हैं, क्योंकि अब यहाँ कहानी इब्राहिम लोधी की भी देखिए। मालवा's इंटरनल टर्मोइल कॉट इन द अटेंशन ऑफ दिल्ली लोधी, अब लोधी रूलर्स को लगा रहे मालवा तो यहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चलो हम भी यहाँ पर क्या करते हैं, हाथ धोते हैं बढ़िया चल के। तो इब्राहिम लोधी जो है इन्वेडेड मेवाड़, अब वो मेवाड़ को इन्वेड कर देता है इब्राहिम लोधी, बट फेस्ड अ डिफीट एट खतौली बाय राणा सांगा, जो है वो इब्राहिम लोधी को यहाँ पर डिफीट कर देता है खतौली पे। बात ध्यान रखिएगा, लोधी विड्रू, लोधी वापस चले जाते हैं टू कंसोलिडेट इंटरनल अफेयर्स, व्हाइल बाबर्स प्रेजेंट लूम्ड ऑन इंडियाज डोरस्टेप, और बाबर जो है अब वो तैयार है भारत के अंदर आने के लिए, बिकॉज बाबर के पास कई सारे रीजंस थे। बाबर कह रहा था कि भाई मेरे ही लोग एक टाइम पर यहाँ पर रूल करते थे तो मेरा यहाँ हक बनता है, दूसरी बात यहाँ के रिसोर्सेज उसको अट्रैक्ट कर रहे थे, और तीसरी बात पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी जो बाबर को यहाँ पर लेके आ रही थी। बाबर वाज अबाउट टू एंटर इंडिया। बाय 1525 नॉर्थ इंडिया विटनेस डायनेमिक पॉलिटिकल चेंजेस सेटिंग द स्टेज फॉर एन इम्पीडिंग कॉन्फ्लिक्ट फॉर रीजनल सुप्रीमेसी के लिए लड़ाइयाँ जो हैं
वो चलती रही। ठीक है, तो ये कहानी यहां पर जो है अब आपकी कंप्लीट हो गई। ये आपका गुजरात एंड मालवा एंड मेवाड़ की कहानी थी। अब आएंगे अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर रिलेटेड टू बंगाल। देखो उड़ीसा एंड असम, यू गाइस प्लीज डू इट, इसमें नोट्स हैं, आप उसको रीड कर लीजिएगा। यहां पर मैं आपको बंगाल के बारे में खास तौर से बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से बंगाल के बारे में बताया कि देखिए बंगाल कभी कभी क्या होगा, इंक्लूड होगा, कभी बाहर निकल जाएगा, कभी इंक्लूड होगा, कभी बाहर निकल जाएगा दिल्ली सल्तनत से। तो बंगाल यहां पर मेन चीज क्या है कि भाई यहां पर यू विल फाइंड कि बंगाल ब्रोक अवे अगेन इन 1338 ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक्स प्रीऑक्यूपेशन विद रेबेलियंस। अब 1338 में देखिए मोहम्मद तुगलक जो है पगलेटी छाई थी उनको, तो उस वजह आप देखोगे बंगाल अपने आप को एक बार फिर से ब्रोक अवे कर गया 1338 में। और इस बार जब ब्रोक अवे किया, इलियास खान कैप्चर्ड लखनौती एंड सोनार गांव को यहां पर इस व्यक्ति ने कैप्चर किया, बिकमिंग सुल्तान शमसुद्दीन इलियास खान एंड ही बिकेम द फाउंडर। वो यहां पर फाउंडर बन जाता है इलियास शाही डायनेस्टी का, जो बंगाल में रूल करती है। इलियास एक्सपैंडेड वेस्टवर्ड टू बनारस, प्रॉम्प्टिंग फिरोज तुगलक टू कैंपेन अगेंस्ट। अब अगर बंगाल में बैठा हुआ है इलियास खान और वो इस साइड मूव करेगा, तो यहां पर तो दिल्ली सल्तनत है, यहां फिरोज शाह तुगलक का रूल है अभी, तो फिरोज शाह तुगलक इसको रोकेगा यहां पर आके। ठीक है, ये बात यहां ध्यान रखिएगा। देन अब फिरोज ने क्या किया, जब देखा कि बंगाल से ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, बंगाल से अभी आगे बढ़ रहा है, मतलब टुवर्ड्स द वेस्ट साइड आ रहा है, कौन, इलियास शाह, शमसुद्दीन इलियास शाह। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ही बेसिकली ऑक्यूपाइड पांडुआ। यहां पर ये नाम याद रखिएगा पांडुआ, और एक नाम याद रखिएगा यहां पर इकदल फोर्ट। तो ये किला बहुत इंपॉर्टेंट है इकदल। जब भी यहां पर बंगाल के राजा को छुपना होगा तो वो इकदला का फोर्ट जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे, बड़ा ही मजबूत फोर्ट है इकदला फोर्ट। सो फिरोज ऑक्यूपाइड पांडुआ फोर्सिंग इलियास इनटू इकदला फोर्ट्रेस। तो वापस इकदला चला गया है ना, कौन, ये इलियास खान, इलियास आपका शमशुद्दीन इलियास। आफ्टर 2 मंथ सीज, 2 महीने के बाद फिरोज तुगलक ल्योर्ड इलियास। अब उसने फिरोज शाह तुगलक ने ल्योर किया कि भाई इलियास शाह बाहर आए, आउट ऑफ फेयरिंग फ्लाइट, डिफीटिंग बंगाली फोर्सेस। ट्रीटी फिक्स हो गई दोनों के बीच में, तो यहां पर ल्योर किया, वो बाहर आ गया, और फिर दोनों के बीच में यहां पर लड़ाइयां हुई। बट यहां पर ये है कि दोनों ही लोग के बीच में ऐसा कुछ वो नहीं हुआ कौन जीता कौन हारा, दोनों के बीच में एक यहां पर ट्रीटी हो गई। ट्रीटी में डिसाइड किया गया कोसी रिवर जो है वो बाउंड्री होगी बंगाल और दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, और फ्रेंडली रिलेशंस जो है यहां पर बन गए एक दूसरे के साथ विदाउट सबऑर्डिनेशन। ये नहीं था कि इस लड़ाई के बाद जो है ये होगा कि बंगाल जो है केम अंडर दिल्ली सल्तनत, ये सब नहीं है। अब यहां फ्रेंडली रिलेशंस है, कोई किसी के अधीन नहीं है, और कोसी इज द बाउंड्री बिटवीन बंगाल एंड दिल्ली सल्तनत। डिस्पाइट रेगुलर गिफ्ट्स, अब लगातार जो है इलियास खान जो है यहां पर रेगुलर गिफ्ट्स टू फिरोज, लगातार फिरोज शाह को, फिरोज तुगलक को वो लगातार गिफ्ट भेजता था, लेकिन फिर भी इलियास खान आप देखोगे तो अपने आप को इंडिपेंडेंट ही मान के चलता था। ठीक है, एन एक्सपैंडेड कंट्रोल टू कामरूप। अब बात यह है कि उसने कामरूप मतलब आसाम, असम की तरफ जो है उसने यहाँ पर क्या अपना एक्सपेंशन शुरू किया। अब बात यह है कि अगर आपके फ्रेंडली रिलेशन है और आप असम की तरफ यहाँ पर बढ़ा रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो, तो दिल्ली सल्तनत को यह भी रास नहीं आया कि भाई हमारे आपके तो फ्रेंडली रिलेशन है और आप हमको बता भी रहे हो कि आप असम की तरफ यहाँ पर चढ़ाई कर रहे हो, तो वो गलत है, ये बात यहाँ पर गलत है। बंगाल क्वेस्ट फॉर ऑटोनॉमी, अब धीरे धीरे बंगाल की भूख बढ़ने लगी, बंगाल की हंगर बढ़ने लगी कि हमें आज़ाद होना है, राइट। तो इलियास शाह पॉपुलर रूलर, इसके कई सारे अचीवमेंट्स हैं। फिरोज तुगलक अटेम्प्ट टू विन पांडुआज इनहेबिटेंट्स विद लैंड ग्रांट्स फेल्ड। अब फिरोज शाह तुगलक ने कोशिश करी कि बंगाल के लोगों को हम जीत लें, कैसे, लैंड ग्रांट करके, लेकिन उसका ये चीज फेल हो गया। बिकॉज क्यों, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक की कोई एक होता है ना, लीडर का फेमस होना बहुत जरूरी है। लीडर अगर कुछ भी ना हो लेकिन फेमस है लोगों के बीच में तो बहुत चलेगा, राइट। तो वैसे यहाँ इलियास शाह था कि इलियास शाह वाज फेमस अमंग द रूलर्स, लेकिन फिरोज शाह तुगलक वाज नॉट फेमस। फिरोज शाह तुगलक ने सोचा कि हम लोगों को लैंड ग्रांट कर देंगे और लैंड ग्रांट से लोग हमारे मुरीद हो जाएंगे और फिर हमें कुछ नहीं बोलेंगे, हम बंगाल में रूल करेंगे। लेकिन जब ऐसा करने की कोशिश करी गई तो बेसिकली आप देखोगे उस वक्त इलियास शाह के खिलाफ यहाँ पर लोग खड़े, मतलब इलियास शाह के फेवर में लोग खड़े होते हैं और फिरोज तुगलक को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो फिरोज तुगलक अटेम्प्ट टू विन पांडुआज इनहेबिटेंट्स विद लैंड ग्रांट्स फेल हो गया। उसने लैंड ग्रांट्स किए लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया फिरोज तुगलक को, पॉसिबली क्यों, क्योंकि इलियास की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। फिरोज इन्वेडेड बंगाल अगेन आफ्टर इलियास डेथ। अब इलियास, जब उनकी डेथ हो गई, इलियास की, शमसुद्दीन इलियास की डेथ हो गई, मौत हो गई, तो उसके बाद फिरोज ने फिर से बंगाल को इन्वेड किया और इस बार यहां पर सिकंदर था, वो इलियास का लड़का था। इम्यूलेटेड हिज फादर्स टैक्टिक्स, फादर के टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया और फिर वही इकदल के फोर्ट में रिट्रीट कर गया। यानी अभी भी आप देखोगे कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो अभी भी, अब सिकंदर जो उसका लड़का था शमसुद्दीन इलियास का, उसको कैप्चर नहीं कर पाया, अभी भी कैप्चर नहीं कर पाया। ठीक है, तो फिरोज इज फेलिंग अगेन एंड अगेन। बंगाल रिमेन अनटच्ड फॉर 200 इयर्स आफ्टर फिरोज रिट्रीट। अब इसके बाद आप देखिए बंगाल 1338 के बाद 1528 तक बंगाल अनटच्ड रहा।
कोई बंगाल को अपने कंट्रोल में ला ही नहीं पाया। मुगल्स ने फिर 1538 में आप देखोगे कि यहां पर इन्वेड किया, एंडिंग द पीरियड ऑफ पीस। बंगाल में बहुत सारी डायनेस्टीज आई। शेर शाह सूरी 1538 से रूल करना शुरू करेगा बंगाल, क्योंकि अब आपको मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको हुमायूं डिस्कस करूंगा, मैं आपको शेर शाह सूरी डिस्कस करूंगा, सो आई विल टेल यू देयर कि भाई शेर शाह सूरी जब पहुंचता है बंगाल, तो बंगाल का जो रूलर था वो शेर शाह सूरी के कदमों में गिर जाता है आके, अरे साहब। और ये बात हुमायूं को जो पता चलती है, हुमायूं कहता है अरे यार क्या हुआ, बंगाल का रूलर शेरशाह सूरी के कदमों में गिरा हुआ है, ऐसा क्या है शेरशाह सूरी के अंदर। ऑलरेडी हुमायूं और शेरशाह सूरी का 36 का आंकड़ा चलता था। तो जब उसको पता चला हुमायूं को कि यार ये बंगाल का रूलर जो है ये शेरशाह सूरी के कदमों में गिरा हुआ है, तो हुमायूं कान खड़े हो गए, ये क्या हो रहा है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि बंगाल्स ऑफ वेरियस डायनेस्टीज, बहुत सारी डायनेस्टीज आई। तो हम इलियास शाही डायनेस्टी देख रहे हैं, इसके बाद आपको डिफरेंट डायनेस्टीज आते हुए मिलेंगे। तो डिस्पाइट चेंजेस द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, कॉमन पीपल की लाइफ चलती रही, खाली ऊपर की जो सरकार थी वो चेंज होती रही। अब गयासुद्दीन आजम शाह का रूल आता है ना। ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो गयासुद्दीन आजम शाह ये काजी का रोल प्ले करता है। मतलब ही इज एक्चुअली, यहां पर आप देखोगे इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि बड़ा जस्टिस के लिए जाना गया है ना, ये अपने जस्टिस के लिए जाना गया कि भाई इंसाफ बहुत करता था। ऐसा भी कहा गया कि भाई एक बार उसने किसी को यहाँ पर कुछ मार दिया था, कुछ कर दिया था, तो उसने कंपनसेशन पे किया था। ठीक है, लेट्स सी ऐसे ही कुछ है कि नहीं। तो गयासुद्दीन आजम शाह, द नोटेबल रूलर ऑफ इलियास शाह डायनेस्टी, वाज रिनोन्ड फॉर हिज कमिटमेंट टू जस्टिस। मैंने आपको बताया कि भाई एक्सीडेंटली उसने एक बार यहाँ पर एक विडो के लड़के को मार दिया था। एक विडो थी, एक विडो थी, उसके लड़के को मार दिया। तो उसने यहाँ पर क्या किया, ही बेसिकली पेड फाइन। उसने यहाँ पर ह्यूमिलिटी, डिमॉन्स्ट्रेटेड ह्यूमिलिटी कि मुझसे गलती हुई है, तो मैं, उसने खुद यहाँ फाइन पे किया कि मैंने गलती से उस विडो के लड़के को मार दिया है, मेरे से गलती हुई है, मैं ये फाइन देता हूं। तो वो जस्टिस के लिए यहाँ पर काफी जाना गया, काफी मेंटेन क्लोज रिलेशंस विद रिनोन्ड पर्शियन पोएट हाफिज ऑफ शिराज। इसके साथ इनके काफी यहाँ पर क्लोज रिलेशंस थे। रीएस्टैब्लिश रिलेशन, तो चाइना के साथ रिलेशंस को स्टैब्लिश किया फिर से। एंड इंपॉर्टेंटली यहाँ पर इन्वॉय भी भेजा चाइनीज एम्परर को, हु रेसिप्रोकेटेड विद गिफ्ट्स एंड रिक्वेस्ट फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो यहाँ पर चाइना के साथ भी जो है गयासुद्दीन आजम शाह के रिलेशन जो है वो काफी अच्छे यहाँ पर रहे। ठीक है, अब ट्रेड ग्रोथ एंड चिटागोंग पोर्ट का बंगाल है, तो चिटागोंग पोर्ट से जबरदस्त यहाँ ट्रेड हो रहा था। ट्रेड हो रहा है विद साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, चाइनीज के साथ ट्रेड हो रहा है, ओवरसीज ट्रेड चल रहा है, राइट। किसके साथ, चिटागोंग पोर्ट का थ्राइव कर रहा है, चाइना के साथ ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि हाँ बस ध्यान रखिएगा, बंगाल का जो फ्लरिशमेंट हुआ, बंगाल जो फ्लरिश कर रहा है, वो इस चिटागोंग पोर्ट की वजह से काफी इंपॉर्टेंट रीजन रहा बंगाल के लिए फ्लरिश होने का। यहां से जो है वो ओवरसीज ट्रेड हो रहा है। आगे देखिए, कल्चरल रेनेसां अंडर बंगाल, बहुत सारी चीजें यहाँ बनवाई। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे, एक ये पांडुआ और दूसरा गौर, ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको शहर मिलेंगे। तो बंगाल सुल्तान एम्बेलिश्ड पांडुआ एंड गौर विद मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स बनाई, स्टोन एंड ब्रिक वर्क हुए। सुल्तान ने बंगाली लैंग्वेज को सपोर्ट किया विद पोएट। अब पोएट का नाम देखिए, मालधर बसु, इंपॉर्टेंट है। रिसीविंग पैट्रोनेज एंड द टाइटल गुणराज खान, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्ट ध्यान रखिएगा, फैक्ट ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन हसन का रूल आया, अलाउद्दीन हुसैन का रूल आया। अलाउद्दीन हसन बहामनी किंगडम को फॉर्म करेगा, ये अलाउद्दीन हुसैन है। 1493 से 1519 मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट पीरियड फॉर बंगाली लैंग्वेज ग्रोथ। तो अलाउद्दीन हुसैन का जब रूल आया बंगाल के अंदर, तो उस वक्त बंगाली लैंग्वेज को काफी ज्यादा ग्रोथ मिला। फेमस राइटर्स थ्राइव करते थे इसके पीरियड में। रूल ऑफ अलाउद्दीन हुसैन, अब अलाउद्दीन हुसैन रिस्टोर्ड लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया, अडॉप्टिंग अ लिबरल पॉलिसी। वजीर, चीफ फिजिशियन, चीफ ऑफ द बॉडीगार्ड एंड मास्टर ऑफ द मिंट वे टैलेंटेड हिंदूज। तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई अलाउद्दीन हुसैन के टाइम पे यू विल फाइंड कि हिंदूज जो है हाई ऑफिस पे अपॉइंट हो रहे हैं। तो ये शो कर रहा है अगेन रिलीजियस टॉलरेंस को शो कर रहा है। तो वजीर जो था, चीफ फिजिशियन है, ये सब हिंदूज अपॉइंटेड हो रहे हैं। जैसे रिनोन्ड वैष्णव्स, अब यहाँ दो नाम आएंगे इंपॉर्टेंट। एक है यहाँ पर आप देखिए रिनोन्ड वैष्णव रूप एंड सनातन, ये दोनों इनफैक्ट आप देखोगे ये क्या है, दे आर द वैष्णव्स, जो वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं, ये मेल है। ठीक है ना, ये हाई पोस्ट हेल्ड करते थे, प्राइवेट सेक्रेटरी की, सुल्तान के प्राइवेट सेक्रेटरी एंड देयर मेल, ध्यान रखना, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। अलाउद्दीन हसन शोड ग्रेट रिस्पेक्ट टू द फेमस वैष्णवाइट सेंट, इंपॉर्टेंट है चैतन्य। तो अलाउद्दीन हसन का इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिस्पेक्ट देते थे वो, तो ये बात इनको चैतन्य को मिलती थी, ये बात ध्यान रखना अलाउद्दीन हसन का। तो एनलाइटेंड रूल यहाँ पर अलाउद्दीन हसन का टाइम पीरियड का रहा। तो आप महसूस कर रहे होगे कुछ रूलर्स का यहाँ पर रूल बड़ा ही एनलाइटेंड था, कुछ रूलर्स ऐसे हैं जिनका रूल इतना एनलाइटेंड नहीं था, है ना। कुछ रिलीजियस टॉलरेंट रखते थे, कुछ जैसे आदिल शाह रिलीजियस टॉलरेंट होगा, लेकिन फिर उसके बाद कोई और रूलर था, वो मुबारक खिलजी, वो रिलीजियस टॉलरेंट नहीं था। तो यही कुछ बेसिक जो फर्क है वो हमको यहाँ पता होना चाहिए।
राइट। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी आ गए अब, बंगाल का ईस्टर्न फ्रंटियर। तो बंगाल एक तरफ तो इधर यहाँ बढ़ना चाहता था, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, शर्कीज बैठे हुए हैं, ठीक है। इधर बढ़ना चाहेगा तो यहाँ पर आपको असम मिलेगा। तो सिंस मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी's टाइम, बंगाल्स मुस्लिम रूलर्स सॉट कंट्रोल ओवर ब्रह्मपुत्र वैली। अब वो असम में कंट्रोल करना चाहते हैं। फेस सक्सेसिव डिजास्टर्स, डिफीट मिली उनको असम के अंदर। सक्सेसर्स ऑफ इंडिपेंडेंट बंगाल सुल्तान्स एम टू कॉन्कर ब्रह्मपुत्र वैली। वो चाहते थे ब्रह्मपुत्र वैली कैप्चर करना, लेकिन नहीं कर पा रहे। क्यों? अब यहाँ पर असम में दो किंगडम्स मिलेंगे, एक कमाटा किंगडम है, कामरूप जिसको बोल रहे हैं, एक अहोम किंगडम है, ठीक है। ये अहोम से ही आप देखोगे बाद में नाम अहोम से ही असम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो किंगडम्स मिलेंगे, कमाटा किंगडम और अहोम किंगडम। अहोम जो है वो कहाँ से आते हैं, बर्मा से आते हैं, म्यांमार से आते हैं, और वो एक यहाँ पर आप देखोगे 13th सेंचुरी के अराउंड एक पोर्टेंट किंगडम, एक इंपॉर्टेंट किंगडम को एस्टैब्लिश करते हैं म्यांमार से आके। ओवर टाइम दे बिकेम हिंदुआइज्ड, और यहाँ बाद में फिर अहोम्स का हिंदुआइजेशन हो गया, और फिर उसके बाद आप देखोगे कि यही नाम से यहाँ पर असम फॉर्म हो गया। तो ये थोड़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको अहोम्स के बारे में पता होगा, तो म्यांमार से ये यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिकली यहाँ दिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है कि नॉर्थ बर्मा से ये ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। और ये भारत के अंदर 13th सेंचुरी में एक इंपॉर्टेंट किंगडम जो है वो डेवलप करते हैं, अहोम किंगडम। तो दो राइवल किंगडम्स थे यहाँ पर बंगाल के, एक है कमाटा जो कि आपका असम वाला एरिया में मिलेगा आपको वेस्ट में, एंड अहोम किंगडम इन द ईस्ट। तो असम के वेस्ट में यू विल फाइंड असम के ईस्ट में यू विल फाइंड कमाटा, एंड ऑन द ईस्ट वेस्ट साइड, ऑन द ईस्ट साइड यू विल फाइंड अहोम्स। तो ये दोनों ही यहाँ पर बंगाल के लिए ये दोनों ही यहाँ पर आर्च राइवल्स थे इन दोनों के लिए, ठीक है ना। तो ये कहानी भी यहाँ पर याद रखिएगा। अब बंगाल के ईस्टर्न एम्बिशंस बढ़ते गए कि हमको यहाँ पर ईस्टर्न एरिया में कब्जा करना है, ठीक है। तो वहां पर आप देखिए क्या हुआ, इलियास शाह ने इन्वेड किया कमाटा को, रीचिंग गुवाहाटी तक पहुंच गया। अब ये पूरी कहानी छोटी छोटी है, कैसे यहाँ पर इलियास शाह जो बंगाल का रूलर था वो पहले कमाटा को इन्वेड करता है, ठीक है, गुवाहाटी तक पहुंचता है। रिवर करतोया वॉज एक्सेप्टेड एज बंगाल्स नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री, ये रिवर जो है वो बन जाती है। सक्सेसर्स रेड्स इनटू कमाटा डिडंट ऑल्टर द सिचुएशन। तो ये कहानी बता रहा है किस प्रकार से बंगाल के ईस्टर्न एम्बिशंस को और ज्यादा यहाँ पर धार मिली, और कैसे यहाँ कमाटा वगैरह को यहाँ पर कंट्रोल किया गया। कमाटा रूलर्स धीरे धीरे आप देखोगे वो अपना ग्रेजुअली रिक्लेम्ड एरियाज ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ करतोया, धीरे धीरे कमाटा रूलर्स उसको वापस लेते हैं। कमाटा रूलर्स कॉन्फ्लिक्ट विद बोथ बंगाल एंड अहोम्स लेड टू द डाउनफॉल। तो एक तरफ कमाटा जो रूलर्स हैं वो एक तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं बंगाल से, एक तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं अहोम से। तो इस वजह से कमाटा रूलर्स जो है वो क्या हुए हैं, उनका भी डिक्लाइन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ऐसे ही अहोम का रेजिस्टेंस भी आएगा और इनका हिंदुआइजेशन भी होगा। अभी हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर, प्लीज इसको आप गो थ्रू करिएगा। बंगाल का कन्फ्रंटेशन उड़ीसा के साथ होगा। अब उड़ीसा तो ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, राइट। ये आपस में लड़ेंगे, तो कहानी है, इस कहानी को प्लीज आप लोग रीड कर लीजिएगा, है ना। समय को हम लोग बचाते हैं अगर तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर हम लोग ने ये चीज डिस्कस करी हुई है, यस। ये देखिए, तो ईस्ट में शर्की हो गया, असम हो गया, बंगाल हो गया, एक और आप यहाँ लिख सकते हैं चाहो तो उड़ीसा हो गया। तो ये सब भी आपस में लड़ रहे हैं, सिंपल है, आपस में लड़ रहे हैं। असम के अंदर हमको यहाँ पर दो डायनेस्टीज देखने को मिल रही हैं, एक तरफ आपको मिल रहा है कमाटा और एक तरफ आपको मिल रहा है अहोम। तो ये भी आपस में लड़ रहे हैं। बंगाल के अंदर हम देख ही रहे हैं शमसुद्दीन इलियास खान की डायनेस्टी, इलियास शाही डायनेस्टी चल रही है। शर्की के अंदर हमने देखा यहाँ पर अभी कई सारे रूलर्स के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर ये सारे रूलर्स को डिस्कस किए हुए हैं। चलिए दोस्तों, तो मेरे ख्याल से अब आप इसको यहाँ पर रीड करिएगा, ये वाला पोर्शन तो अब आप प्लीज गो थ्रू करिएगा, बिकॉज यहाँ पर अब उड़ीसा के अंदर जब बात करेंगे तो उड़ीसा में गजपति डायनेस्टी का रूल आएगा। गजपति डायनेस्टी के कुछ रूलर्स होंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब यहाँ कुछ उनके रूलर्स होंगे, अब वो भी कुछ यहाँ पर काम करवाएंगे। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, बट ध्यान रखिए गजपति डायनेस्टी वहां पर आती है। सरस्वती रिवर के अराउंड जहाँ बैटल हुई इन बंगाल उड़ीसा फ्रंटियर वॉज द सरस्वती रिवर। तो बंगाल और उड़ीसा के बीच में जो बैरियर है, जो 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 उनके बीच में डिवाइडिंग लाइन थी, वो सरस्वती रिवर थी। तो उड़ीसा टेरिटरीज इनकम्पास द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ मिदनापुर एंड पार्ट ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर उड़ीसा का जो पोर्शन है टेरिटरी कौन कौन सी है वो बताई गई है। उड़ीसा रूलर्स ने एफर्ट किया कि हम एक्सटेंड करें अपना कंट्रोल अप टू भागीरथी, बट हैड टू रिट्रीट, वापस आना पड़ा। सुल्तान ऑफ बंगाल अलाउद्दीन हसन शाह कंडक्टेड रेड इनटू उड़ीसा, उड़ीसा में यहाँ रेड होती गई। बंगाल रूलर कुडंट डिसलॉज उड़ीसन रूलर्स, लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे कि बंगाल के रूलर्स जो है वो उड़ीसा को डिसलॉज नहीं कर पाए। ये कहानी सबके साथ है, ये कहानी जो है सेम तरह की ऑलमोस्ट सबके साथ घटी है। मालवा, गुजरात, मेवाड़ ये आपस में लड़ेंगे, लेकिन कोई किसी को डिसलॉज नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी का फायदा तो उठाया था लोदीज ने, और फिर इसी का फायदा उठाया बाबर ने।
ये कहानी फील करिए कि वाई बाबर केम इन, कैसे आ गया भारत में, क्या सिचुएशन थी भारत के अंदर, वो चीजें यहां से आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये हमने वेस्टर्न इंडिया की कहानी को पढ़ लिया है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, मालवा मेवाड़ की कहानी को डिस्कस कर लिया हम लोग ने, राइट। अब यहां पर शर्की के बारे में और बात कर लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया में। अब शर्की के बारे में हमने ऑलरेडी इसके रूलर्स के बारे में आइए एक बार देख लेते हैं, फिर हम शर्की के आगे यहाँ पर कहानियों को पढ़ेंगे। ठीक है, शर्की के बारे में और देख लेते हैं मैंने क्या आपको बताया हुआ है। तो शर्कीज के बारे में कहानी यहाँ पर ये है कि भाई एक तो अगेन जो कहानी मिलेगी आपको डिटेल में वो यही मिलेगी कि शर्की, आसाम और ये सब आपस में लड़ रहे होंगे, है ना। शर्की के ये रूलर्स हैं, इनके नाम देख लीजिए, मलिक सरवर इनका फाउंडर होगा, फिर मुबारक शाह, फिर इब्राहिम, फिर महमूद शाह, फिर मोहम्मद शाह और फिर हुसैन शाह। ये रूलर्स के नाम आपको जिक्र मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली दे विल फाइट विद आसाम फ्रॉम वन साइड एंड दे आल्सो फाइट विद लोधीज, और वो लोधीज से भी यहाँ पर लड़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पर जो है हम लोग की, आइए डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए, तो शर्कीज की बात यहां पर आती है। तो आफ्टर तिमूर इन्वेजन, अब तिमूर का इन्वेजन हुआ, सुल्तान महमूद तुगलक सॉट रेफ्यूज इन गुजरात एंड लेटर इन मालवा। तो महमूद तुगलक ये रेफ्यूज लेते हैं, तिमूर का इन्वेजन हो गया, दिल्ली छोड़ के भाग गए। अब यहां पर महमूद तुगलक जो है वो कहां पनाह ले रहा है, गुजरात में, और फिर मालवा पर पनाह ले रहा है। ठीक बात है। थ्रोन ऑफ दिल्ली लॉस्ट प्रेस्टीज, उसकी इज्जत चली गई। ठीक है, एंड एम्बिशियस नोबल्स एंड जमींदार्स डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर देते हैं। ऐसे में मलिक सरवर जो है एक नोटेबल नोबल था, ठीक है, वो ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक टाइम पे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करता है गंगा वैली में। और यहीं से आप देखोगे मलिक डेजिग्नेटेड एज मलिक उस शर्क, ये इसको ऐसा डिजिग्नेट किया गया, हिज सक्सेसर बिकेम नोन एज द शर्कीज, उसके सक्सेसर को शर्कीज कहा गया। तो बेसिकली यहां से मलिक सरवर का रूल शुरू हुआ। कैसे आया, समझ में आ गया कि भाई तिमूर का तिमूर का इन्वेजन, तिमूर का इन्वेजन, वही कहानी जो गुजरात मालवा में थी वही यहां पर आ गई। तिमूर का इन्वेजन हुआ तो महमूद तुगलक जो था वो भाग गया वहां से और जाके शरण लिया पहले गुजरात के पास, फिर शरण लिया जाके आप देखोगे तो शरण लेता है वो जाके किसके पास, मालवा के पास। तो ऐसे में यहाँ पर जो एक व्यक्ति था मलिक सरवर, वो अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित करता है और वो बिहार वाला कुछ आपका ये जो एरिया है शर्की वाला, इन दिस एरिया गंगा वैली में, वहां पर अपने आप को ये इंडिपेंडेंट स्टैब्लिश कर देता है। ठीक है ना। ही इज नेम इज मलिक सरवर एंड इज डेजिग्नेटेड एज मलिक उस शर्क, ये नाम से बोला गया, एंड दैट इज वाई उसके जो फॉलोअर्स सक्सेसर उनको शर्कीज बोला गया। तो शर्की सुल्तानेत जो है वो स्टैब्लिश हो गया। कहाँ से वो स्टैब्लिश होता है, जौनपुर में, कैपिटल उनकी जौनपुर बनती है और यहाँ से बहुत सारे ग्रैंड पैलेसेस शर्कीज में आपको देखने को मिल रही है। शर्की का काफ़ी ज़्यादा कल्चरल कंट्रीब्यूशन भी रहेगा, शिराज ऑफ द ईस्ट टाइप की बातें यहाँ करी जाती हैं। तो सर्वाइविंग स्ट्रक्चर शोकेज अ डिस्टिंक्टिव शर्की स्टाइल, एक अलग ही शर्की स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर में इसको डिटेल से पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। एंड देन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि भाई किताब का ये शिराज ऑफ द ईस्ट हो गया। देन शर्की सुल्तान ऑफ जौनपुर वे एंथुजियास्टिक पैटर्न्स ऑफ लर्निंग एंड कल्चर हो गया। ये हमने देखा, पद्मावत जो किताब है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई है। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी रिनोन्ड फॉर हिज हिंदी वर्क, पद्मावत रिसाइडेड इन जौनपुर। तो बेसिकली हम लोग उसकी कहानी अलाउद्दीन खलजी में डिस्कस कर रहे थे। तो ये किताब यहाँ पर लिखी गई थी इसके पीरियड में, ये बात यहाँ पर नोट रखिएगा। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर डिक्लाइन हुआ शर्की सल्तनत का। सिंपल रीजन क्या था, लोधीज का स्ट्रांग हो जाना। तो लोधीज जो है यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रांग हो गए। तो शर्की, अब स्टार्टिंग में बताया था आपको, स्टार्टिंग में बताया था, यस और नो, ये देखिए कि लोधीज यहाँ पर है, लोधीज का कॉन्फ्लिक्ट चलेगा शर्कीज से। यस, ये देखिए लोधीज का कॉन्फ्लिक्ट शर्कीज चलेगा। यस, ये देखिए इसका एडवांटेज लेंगे ये लोग। तो चूंकि शर्कीज यहाँ पर जो है क्या हो रहे हैं, आइए देखें जरा, डिक्लाइन हुआ। तो शर्की सल्तनत स्पैनिंग फ्रॉम अलीगढ़ इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश टू दरभंगा बिहार में लास्टेड लेस देन अ सेंचुरी, 100 सालों से भी कम यहाँ शर्की डायनेस्टी चलती है। और कहां से कहां तक, अलीगढ़ से लेकर दरभंगा तक, इसके बीच में जो टेरिटरी थी शर्कीज वहां से रूल कर रहे थे। अब ये चाहते थे कि हम दिल्ली कैप्चर कर लें, शर्कीज चाहते थे। बट द राइज ऑफ लोधीज इन द मिड 15th सेंचुरी पुट द शर्कीज रूलर ऑन द डिफेंसिव। अब चूंकि अब लोधीज का राइज हुआ तो फिर ये लोग क्या हो गए, ये लोग डिफेंस पे चले गए। लॉस्ट टेरिटरीज इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड एंगेज्ड इन अनसक्सेसफुल असॉल्ट्स ऑन दिल्ली। और इस प्रकार उनकी टेरिटरीज उत्तर प्रदेश से भी जाने लग गई और जो उनकी कोशिश थी कि हम दिल्ली पर अटैक करेंगे तो वो भी यहाँ पर फेल हो गया। 1484 में बहलोल लोधी ऑफ दिल्ली वो जौनपुर को कैप्चर कर लेता है और इस तरह से यहाँ पर टोटली शार्की डायनेस्टी जो है एनेक्सेशन उसका हो जाता है। शर्की का जो किंग होता है लास्ट एग्जाइल टू चुनार चला जाता है, डाइड ब्रोकन हार्ट आफ्टर मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट्स टू रिक्लेम हिज किंगडम। कई बार जो रूलर होता है शर्की का वो कोशिश करता है कि अपनी टेरिटरी को वापस रिगेन करे बट फेल कर जाता है एंड देन ही फाइनली डाइज। इस तरह से यहाँ पर शर्कीज का दी एंड हो जाता है। ठीक है, अब लोधीज जो है पावर में यहाँ पर आ रहे हैं। लोधीज में यहाँ पावर में 3 जो रूलर्स हैं उनकी यहाँ पर जिक्र होता है। ठीक है, लोधीज में 3 रूलर्स का जिक्र होता है। तो
एक रूलर हो जाता है बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। फिर एक रूलर आएगा सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। एंड देन नेक्स्ट इज इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। ये तीन रूलर्स हैं लोधीज के यहाँ पर है, डिस्कशन कर रहा है। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बहलोल लोधी इज द फाउंडर, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर है। आइए जरा देखते हैं क्या क्या बातें हैं यहाँ पर। तो आफ्टर द तिमूरिड इन्वेजन, अब फिर तिमूर का इन्वेजन हुआ, ठीक बात है। सैयद डायनेस्टी इमर्ज्ड इन दिल्ली, अब ये कहानी फिर से वहां से दिल्ली सल्तनत से अटैच हुई। 1415 में सैयद डायनेस्टी जो है वो पिक्चर में आती है। हाँ सर, पिक्चर में आ रही है। और मैंने बताया था तिमूर जब अटैक करता है तो वो खिज्र को छोड़ जाता है, ठीक है ना, और वो खिज्र जो है वो क्या करता है, सैयद डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर देता है। तो सैयद डायनेस्टी इमर्ज्ड इन दिल्ली व्हाइल अफगान सरदार्स नोटेबली बहलोल लोधी स्टैब्लिश्ड इन पंजाब। और अभी यहाँ पर लोधीज में बहलोल लोधी पंजाब में है। बहलोल लोधी ग्रांटेड द इक्ता ऑफ सिरहिंद, सबड्यूड द खोकर्स एंड गेन डोमिनेंस ओवर पंजाब। अब बहलोल लोधी इज राइजिंग टू पावर। मैंने क्या बताया था कि ये लोग फुसकी थे एकदम, सैयद डायनेस्टी वाले लोग, तो ये ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। और बहलोल लोधी वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी पावरफुल, ही इज वांटेड टू कैप्चर एवरीथिंग। तो कॉल्ड टू एड दिल्ली अगेंस्ट मालवा, बहलोल सीज कंट्रोल एंड फॉर्मली क्राउंड हिमसेल्फ इन 1451। तो उसको बुलाया गया था कि भैया आओ दिल्ली और हमें मदद करो मालवा के खिलाफ, है ना, गुजरात के खिलाफ। और जब वो आया तो उसने खुद ही यहाँ पर अपने आप को गद्दी बैठा दिया। सैयद डायनेस्टी एंड हो गई। कोई प्रकार का यहाँ पर सैयद डायनेस्टी ने कुछ भी इफ एंड बट्स नहीं किए। सैयद डायनेस्टी आप देखोगे यहाँ पर ये रूल कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर पावर में कौन आया, लोधी का रूल शुरू हुआ। लोधीज अफगान्स अनलाइक द अर्लियर टर्किश रूलर्स डोमिनेटेड द अपर गंगा वैली, डोमिनेट कर रहे हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू अर्लियर दिल्ली सल्तनत प्रैक्टिसेस, अफगान्स प्लेड सिग्निफिकेंट रोल्स एविडेंट इन their रूल इन मालवा एंड पोजीशंस इन द बहामनी किंगडम। तो कुल मिला के यहाँ पर अब अफगान ये लोग थे, ठीक है दिल्ली सल्तनत के अंदर ही आते हैं, लेकिन ये बेसिक फर्क था। इन कॉन्ट्रास्ट टू अर्लियर दिल्ली सल्तनत प्रैक्टिसेस, अफगान्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। नाउ ये बात ध्यान रखिएगा, पहले आप देखोगे टर्किश रूलर्स थे, लेकिन बिफोर अफगान्स, यहाँ पर अफगान्स हो गए, यहाँ पर अफगान्स हो गए। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंगेज्ड इन अ स्ट्रगल अगेंस्ट द शर्की रूलर्स, बहलोल लोधी sought support from Afghans of Ro, उनसे सपोर्ट मांगा। बहलोल invited Afghans to India to overcome the weakness and gain ascendancy. Afghan historians अब्बास सरवानी noted the influx of Afghans, बहुत सारे अफगान जो है वो भारत यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लोधीज जो है वो यहाँ अफगान से रिलेशन रखते हैं, और इससे पहले आप देखोगे टर्किक रिलेशंस थे, टर्किक रूलर्स यहाँ पर आते थे। सिकंदर लोधी, ही इज कमिंग टू पिक्चर 1489 से 1517। सिकंदर लोधी प्रिपेयर्ड दिल्ली फॉर पावर स्ट्रगल्स विद महमूद बेगहरा। तो इसके टाइम पे आप देखिए महमूद बेगहरा से लड़ाई हो रही है, हमने ये भी ऑलरेडी महमूद बेगहरा को डिस्कस कर लिया है। गुजरात एंड राणा सांगा ऑफ मेवाड़ अटेम्प्टेड टू सबड्यू इंडिपेंडेंट, है ना, कोशिश करी गई। कुछ ज़्यादा खास यहाँ पर इनके बारे में और कुछ ज़्यादा है नहीं। एस्टैब्लिश्ड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश किया, है ना। प्रॉम्प्टेड, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, प्रोमोटेड एग्रीकल्चर बाय अबॉलिशिंग ऑक्ट्राई ड्यूटी। तो ध्यान रखिएगा ग्रेन्स पे उसने ऑक्ट्राई ड्यूटी यहाँ पर खत्म कर दी थी। एंड इंपॉर्टेंटली गज सिकंदरी, ये मेजरमेंट यूनिट को उसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गज सिकंदरी को यहाँ पर उसने इंट्रोड्यूस किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट रेंट रोल्स प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग हिज रेन, वो शेरशाह सूरी तक में काम आते हैं बाद में, सिकंदर लोधी का वो कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। देन उसके बाद सिकंदर लोधी ऑर्थोडॉक्सी एंड पैट्रोनेज एंड परसिक्यूशन। सिकंदर लोधी, उसको ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड मुस्लिम्स फ्रॉम प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पर शरिया के खिलाफ प्रैक्टिस करने से खास तौर से मना करता था वो सिकंदर लोधी, कि कोई भी शरिया के खिलाफ, मतलब मुस्लिम लॉ के खिलाफ काम नहीं करेगा। रीइम्पोज जजिया को उसने रीइम्पोज कर दिया हिंदूज के ऊपर। डिमोलिश्ड हिंदू टेम्पल्स को डिमोलिश किया, एंड ऑल दीज थिंग्स इंक्लूडिंग नोटेबल वन एट नागरकोट। तो ये सब चीजें यहाँ पर हो रही थी। एक्सटेंडेड जनरस ग्रांट्स टू स्कॉलर्स, स्कॉलर्स को ग्रांट्स दिए, ठीक है। इससे क्या हुआ, बहुत सारे डाइवर्स रीजन से इंडिविजुअल्स जो है उसके कोर्ट में पहुंच गए। फैसिलिटेड द ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत वर्क्स इनटू पर्शियन, बहुत सारे संस्कृत का काम था उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया। प्रमोटेड पर्शियन लैंग्वेज को प्रमोट करवाया अमंग द हिंदूज, लीडिंग टू देयर रिक्रूटमेंट इनटू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। सिकंदर लोधी का ये कल्चर। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, बस बेसिक फैक्ट्स हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि कल्चरल चीजों को उसने यहाँ ग्रो किया, राइट। डोमिनियन अपना एक्सटेंड किया, धौलपुर ग्वालियर तक पहुंच गया। आगरा इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड आगरा साइट इन 1506 स्ट्रेटेजिकली इंटेंडिंग टू कमांड ईस्टर्न राजस्थान एंड रूट्स टू मालवा एंड गुजरात। तो आगरा को यहाँ पर उसने सेटल किया। आगरा इवेंचुअली एक बड़ा टाउन बनता है एंड बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ द लोधीज। तो सिकंदर लोधी ने आगरा स्टैब्लिश कर दिया, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब जब इसका इब्राहिम लोधी गद्दी बैठा,
तो इब्राहिम लोधी जो है, ध्यान रखिएगा, ये अफगान हैं ये लोग। तो अफगान में एक थ्योरी चलती है, थ्योरी ऑफ मतलब एक तरह का किनशिप टाइप की, कि हम सब भाई भाई टाइप के। लेकिन इब्राहिम लोधी स्टार्टेड टू बिहेव लाइक कि वो थोड़ा सुपीरियर है और बाकी नोबल्स जो है उसके वो इन्फीरियर है। एंड दिस वाज द पेन पॉइंट फॉर द अदर नोबल्स, कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन इब्राहिम लोधी अपने आप को थोड़ा ज़्यादा ऊपर समझने लग गया है। एंड हेंस दिस वाज द पॉइंट ऑफ कंसर्न कि इब्राहिम लोधी ऐसा क्यों कर रहा है। एंड देन यहाँ कहा जाता है दौलत खान लोधी इन्वाइटेड बाबर कि इब्राहिम लोधी को यहाँ पर सबक सिखाया जाए। एंड देन दिस बैटल जो यहाँ पर होती है बाबर और इब्राहिम लोधी की होती है। इब्राहिम लोधी लॉस्ट द बैटल, बाबर जीत जाता है। और बाबर जब यहाँ इंटरव्यू करता है, जीत जाता है, तो बाबर मुगल एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट यहाँ पर करता है। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पर एक रूल और है, दैट इज अबाउट कश्मीर। कश्मीर के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई कश्मीर में फर्स्ट मुस्लिम रूलर आता है, उसके बारे में देख लेते हैं। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हुआ कश्मीर का ज़ैनुल आबदीन, ये बात ध्यान रखिएगा। कश्मीर की बात भी कर लेते हैं, इतने सारे रूलर्स के बारे में बात करिए तो इनकी बात भी कर लेते हैं। आइए जरा देखिए यहाँ पर, तो ब्यूटीफुल वैली ऑफ कश्मीर, ठीक है, ये रिमेन्ड इनएक्सेसिबल टू आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स यहाँ तक अभी तक नहीं पहुंच पाए थे। अल ब्रूनी इस बात को बोलता है कि एंट्री रिस्ट्रिक्शंस थे वहां पर, इवन फॉर हिंदूज नॉट पर्सनली एक्वेंटेड विद लोकल नोबल्स। ठीक बात है, फाइन। अब यहां पर बोला गया कश्मीर जो है, कश्मीर अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस विद द एंड ऑफ हिंदू रूल इन द मिड 14th सेंचुरी। मिड 14th सेंचुरी में कश्मीर में हिंदू रूल यहाँ खत्म होता है, यानी यहाँ पर हिंदू रूल चल रहा था, है ना। डिवास्टेटिंग अटैक होता है 1320 में बाय द मंगोल लीडर दलूचा, मार्क द टर्निंग पॉइंट। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मंगोल का यहाँ पर अटैक होता है 1320 में, यानी खलजीज खत्म हो चुके हैं और अभी तक इससे पहले कश्मीर के अंदर हिंदू डायनेस्टीज चल रही थी। दलूचा का जो असॉल्ट हुआ था उसमें मास किलिंग्स हुआ कश्मीर के अंदर लोगों की, है ना। इंसिलमेंट हुआ, वुमेन को इंस्लेव किया गया, बच्चों को, शहरों को यहाँ पर रैवेज कर दिया गया, लूट लिया गया, जला दिया गया। ये सब चीज दलूचा ने करी थी, जो कि यहाँ पर क्या एक मंगोल का लीडर था। द कश्मीर गवर्नमेंट अनेबल टू रेजिस्ट, लॉस्ट पब्लिक सिंपैथी, और फिर इस तरह से आप देखोगे कि सपोर्ट भी यहाँ पर हिंदू रूलर का खत्म हो गया। अब कश्मीर का ट्रांसफॉर्मेशन ज़ैनुल आबदीन के टाइम पे शुरू हुआ। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूलर बनता है ज़ैनुल आबदीन कश्मीर का। ज़ैनुल आबदीन, जिसको कहा जाता है ग्रेटेस्ट मुस्लिम मोनार्क ऑफ द कश्मीर, अज्यूम द थ्रोन आफ्टर द मंगोल इन्वेजन। मंगोल के इन्वेजन के बाद ज़ैनुल आबदीन गद्दी बैठा, ठीक है। अब इसके टाइम पे काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए कश्मीर की सोसाइटी में। कंटिन्यूअस इन्फ्लक्स हुआ मुस्लिम सेंट्स का कश्मीर के अंदर, एंड इमर्जेंस ऑफ यूनिक सूफी सेंट्स नोन एज ऋषिज, ब्लेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम। ध्यान रखिएगा, इसको स्टार लगा लीजिए कि ऋषिज यहां पर कौन थे। तो इमर्जेंस हुआ यूनिक सूफी सेंट्स का, एक अलग ही सूफी सेंट्स हैं ये, ठीक है। तो सूफी सेंट्स अलग ही हैं यहाँ पर, ये इनको ऋषिज यहां पर कह रहे हैं, जो कि हिंदुइज्म और इस्लाम का ब्लेंड था, ये यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। देन लोअर क्लास पॉपुलेशन कन्वर्ट हो गई इस्लाम में थ्रू प्रीचिंग एंड इन सम केसेस फोर्सफुली कर दिया गया, कश्मीर की पॉपुलेशन कन्वर्ट होने लगी। सिकंदर शाह रेन के टाइम पे मार्क्ड वेहेमेंट प्रोसिक्यूशन ऑफ ब्राह्मण्स, सिकंदर शाह के टाइम पे हुआ। सुल्तान ऑर्डर्ड ब्राह्मणास एंड ब्राह्मण्स एंड लर्न हिंदूज टू कन्वर्ट और लीव। सुल्तान ने कहा भाई ब्राह्मणों को भाई या तो तुम लर्न हिंदूज जो हैं उन सबसे कहा कि या तो कन्वर्ट हो जाओ या फिर छोड़ दो। टेम्पल्स टू बी डिस्ट्रॉयड, आइडल्स मेल्टेड फॉर करेंसी, है ना। ये सब चीजें, आइडल्स को मेल्ट करके करेंसी बनाई, ये सब चीजें यहाँ पर हो रही थी। सुहा भट्ट, द किंग्स कन्वर्टेड मिनिस्टर, allegedly played a role in issuing these harsh orders। तो यहाँ पर ये ऑर्डर्स किसने पास किए थे, नाम जो यहाँ पर आता है वो आता है सुहा भट्ट का। देखिए ये सब चीज़ें जो है थोड़ी सी ऐसी होती हैं कि जो पेन पॉइंट मतलब एक होता है कि लोगों को हर्ट हो जाता है, बट यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो मेरा देखो फर्ज है कि आप लोगों को बताना, आप लोगों को पढ़ाना, और मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो यहाँ किताब में है। सो प्लीज़ डोंट गेट अफेंडेड बाय ऑल दिस थिंग्स, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। और जैसा है मैंने आपको वैसा ही बताया हुआ है, मेरी ये ड्यूटी है कि जो जैसा है वैसे ही बताऊँ, तो मैंने वही चीज़ आपको बताई। तो प्लीज़ डोंट गेट इसमें इमोशनल मत हो जाइएगा, ठीक है। आई नो दिस इज समथिंग वेरी सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, बट येस हम पढ़ रहे हैं तो एज एस्पिरेंट हमारी ये जिम्मेदारी है कि इसको हम पढ़ें, ठीक है। भले यहाँ से यूपीएससी सवाल पूछे ना पूछे क्या है, बट चूंकि हम पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको बोला है, किसी ने मुझे कमेंट किया था एक स्टूडेंट ने कि सर प्लीज़ डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, तो मैंने वो कमेंट को पढ़ा भी था, एंड हेंस आई हैव जस्ट थॉट कि नहीं मैं हर एक चीज़ आपको पढ़ाऊंगा जो जैसी है। तो मैंने आपको इसलिए कश्मीर तक के बारे में बताया कि वहाँ की हिस्ट्री क्या थी। ये सब चीज़ें दिल्ली सल्तनत के टाइम पे चल रही है। तो हम इस लेक्चर में काफ़ी डेप्थ में गए, काफ़ी रीजनल हिस्ट्री में गए जो हमने दिल्ली सल्तनत के टाइम पे देखी।
तो एक्चुअली मैं चाहता तो इस रीजनल हिस्ट्री को भी ओवरलुक कर सकता था, मैं दिल्ली सल्तनत आपको खाली सैयद और लोधीस पता के खत्म कर देता, लेकिन नहीं, मैं गुजरात पढ़ा हमने, ऐसा नहीं गुजरात मेवाड़ और मालवा पढ़ के छोड़ दें, देखो वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गुजरात मालवा मेवाड़ इंपॉर्टेंट है अनडाउटेडली, बंगाल इंपॉर्टेंट है, शर्की डायनेस्टीज इंपॉर्टेंट, लेकिन कश्मीर या फिर हम कहें उड़ीसा में भी यहाँ से सवाल ना बने, क्योंकि थोड़ा सा और बहुत रीजनल हो जाता है, बट किताबों में आया हुआ है, हमारे सतीश चंद्रा सर की एनसीईआरटी में आया हुआ है, इसलिए डेफिनेटली मैंने आपको यहाँ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज पॉइंट्स। और दोस्तों यही है, अब ज़ैनुल आबदीन ने रिफॉर्म करना शुरू किए 1420 से 1470, रिवर्स द प्रीवियस हार्श मेजर्स, कैंसिलिंग ऑर्डर्स अगेंस्ट नॉन मुस्लिम के खिलाफ जो ऑर्डर दिए थे उसने कैंसिल कर दिए ज़ैनुल आबदीन ने, कॉन्सुलेटेड एंड वेलकम्ड बैक नॉन मुस्लिम्स, जो कश्मीर से भाग गए थे नॉन मुस्लिम्स को वापस ने वेलकम किया, अलाउड दोज हु वांटेड टू रिवर्ट टू हिंदुइज्म और प्रिटेंडेड टू बी मुस्लिम्स, ठीक है, जो प्रिटेंड कर रहे थे नहीं भाई कि हमको मार दिया जाएगा, हम मुसलमान प्रिटेंड करते हैं अपने आप को, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, उसने अलाउ किया दोज हु वांटेड टू रिवर्ट टू हिंदुइज्म, जो वापस हिंदुइज्म होना चाहते हैं वो हो सकते हैं और प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सर्वाइवल के लिए। तो रिस्टोर्ड लाइब्रेरीज, ग्रांट्स एंड टेंपल्स दैट वर एंजॉयड बाय हिंदूज बिफोर, तो हर चीज वापस ज़ैनुल आबदीन ने वैसे ही करने की कोशिश करी जैसे वो पहले एग्जिस्ट कर रही थी, बीच में उसके हार्श ऑर्डर्स थे लेकिन बाद में फिर उसने वैसी करने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये एक चीज यहां ध्यान रखिएगा। अब यहां अबुल फजल क्या बोलते हैं, अबुल फजल लेटर कहते हैं प्रेजेंस ऑफ 150 मैजेस्टिक टेंपल्स लाइकली रिस्टोर्ड ड्यूरिंग ज़ैनुल आबदीन रेन, तो ये भी कहा जाता है, ये भी फैक्ट आता है कि अबुल फजल की आप रिकॉर्ड्स पढ़ोगे तो वहां पर पता चलता है कि भाई जो ज़ैनुल आबदीन ने पहले चीजें मतलब आप देखोगे तुड़वा दी थी वगैरह वगैरह, तो 150 कम से कम यहाँ पर टेंपल्स हैं जो बताया जाता है कि रिस्टोर कराए गए थे। ठीक है, इस तरह की, तो हिंदूज हेल्ड हाई ऑफिस भी इनको दिए गए सरकार के अंदर, ठीक है, ये सब भी हुआ। और ज़ैनुल आबदीन फर्स्ट 2 क्वींस वेर हिंदूज ही थी, ज़ैनुल आबदीन की पहली 2 जो बीवियां थी वो हिंदूज थी, डॉटर ऑफ राजा ऑफ जम्मू एंड लेटर ही मैरिड अ थर्ड वाइफ आफ्टर देयर डिमाइस। आई होप मतलब यू पीपल आर नोइंग द फैक्ट, है ना, आपको एटलीस्ट मतलब ये है कि आपको इतिहास पता चल रहा है, तो ये आपकी अच्छी चीज़ है ना, मतलब हम चाहते तो ओवरकम करते, इसको मैं नहीं पढ़ाता तो ना मैं कुछ कंट्रोवर्सी वाली बातें करता ना कुछ होता, लेकिन नहीं, मुझे लगा कि नहीं आपको पढ़ाना चाहिए तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वैसे भी जो चीज़ लिखी है वही पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये लेक्चर इसलिए लिख के ही पढ़ा रहा हूँ ताकि ये कहीं से भी ना लगे कि भाई ये सीधे सीधे जो लाइन्स उठी हैं आपको ये कहीं ना कहीं टॉपिक्स सतीश चंद्रा सर के एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी मिलेगा या फिर आपको किताबों के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको पूरा पूरा लिखा है, बहुत बड़ा चैप्टर था। तो यहां पर अब कॉन्ट्रीब्यूशंस भी रहे हैं, है ना, कल्हाड़ की राज तरंगिनी एक इंपॉर्टेंट किताब रही है, तो प्रोफिशिएंट स्कॉलर, ही कंपोज पोएट्री एंड हैड अ कमांड ओवर पर्शियन, कश्मीर, संस्कृत, तिब्बतन, इन सबके कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहा है। पैटर्नाइज संस्कृत एंड पर्शियन स्कॉलर्स को यहाँ पर पैटर्नाइज भी किया, ट्रांसलेटिंग लाइक महाभारत और राज तरंगिनी इनटू पर्शियन, ज़ैनुल आबदीन के वर्क्स हैं। फॉन्ड ऑफ म्यूजिक था, रिसीव्ड रेयर संस्कृत वर्क्स ऑन म्यूजिक फ्रॉम राजा ऑफ ग्वालियर, से उसको कभी बहुत ही रेयर ऐसे वर्क्स मिलते थे, ठीक है, जो यहाँ पर संस्कृत में होते थे। प्रमोटेड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब भी यहाँ पर ज़ैनुल आबदीन ने किया था। चलिए, अब ज़ैनुल आबदीन की लेगेसी है, प्लीज गो थ्रू इट, है ना, और ये 15th सेंचुरी के डेवलपमेंट जो रीजनल किंगडम्स के हैं वो यहाँ पर क्रक्स में हमने देखा कि रीजनल पावर बैलेंस लैक्ड पीस एंड स्टेबिलिटी, तो रीजनल पावर्स का उदय तो हुआ, दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के साथ उदय देखने को मिला। देखो 1206 में दिल्ली सल्तनत आ रहा है और हम देख रहे हैं 1352 के बाद जब ये मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हुई है, ठीक है, तो वहीं से आप देखो दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन भी हो रहा है। तो दिल्ली सल्तनत का एक्चुअली आप देखोगे तो 150 साल का ही कहानी है, 150 ईयर्स की ही कहानी है जो यहाँ पर हुई है, राइट। और उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर कई सारे रीजनल किंगडम्स शुरू हो गए, है ना, रीजनल किंगडम्स का दौर शुरू हो गया, गुजरात, मालवा, मेवाड़ ये सब शुरू हो गए, बंगाल, उड़ीसा ये सब स्टार्ट हो गया, है ना। फिर इसका दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन हो जाएगी 1526 आते आते, 150 सालों में डिक्लाइन हो जाएगी। तो जहां 150 साल उसको चली है वहीं आप देखोगे 1452 और 1552 मतलब लगभग 170-75 साल में डिक्लाइन भी चली गई, ठीक है, ये भी हमने देखा। तो डिस्पाइट चैलेंजेस रीजनल किंगडम्स मेड सिग्निफिकेंट कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत रहे रीजनल किंगडम्स के। लोकल ज्यादातर आपको मिलेगा आर्ट एंड कल्चर के अंदर, लोकल आर्किटेक्चर स्टाइल डेवलप हुआ, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर्स, पैटर्नाइजेशन यहाँ पर लोकल लैंग्वेजेस को भी मिला, एंड लिबरलिज्म, forces of liberalism and cultural integration were active with some rulers anticipating Akbar in various fields। तो यहाँ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अकबर का भी यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आता है। तो विद दिस दोस्तों हमारा ये जो सेशन है ये पूरा यहाँ पर एंड होता है। हमने यहाँ पर डिटेल में एक एक हर चीज को यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, यानी कि मैंने आपको इस रीजनल किंगडम्स के चैप्टर में टाइम लेते हुए आई डिस्कस विद यू द एंटायर थिंग्स रिलेटेड टू गुजरात, मालवा, मेवाड़, शर्की डायनेस्टी, जौनपुर, बंगाल, है ना, हमने ये भी डिस्कस किया। देन उसके बाद उड़ीसा को भी हमने ऐसे ही देखा, राइट। देन उसके बाद खासतौर से कश्मीर, वहाँ की भी हिस्ट्री हमने, ज़ैनुल आबदीन पूरी कहानी वो भी देखी। तो देखो जितना हमने डिस्कस किया है उतना उतना तो आपको थोड़ा पता होना ही चाहिए।
क्योंकि यहाँ से सवाल बन भी सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, एटलीस्ट नॉट इन दैट डेप्थ, बट यस हमें यहाँ पर आइडिया होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी। जो चार्ट मैंने स्टार्टिंग में दे दिए हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, क्योंकि ये सब चीज़ अगर मैं आपको चार्ट नहीं देता और ये सब पढ़ाता तो ये कुछ भी समझ में नहीं आता, रिटेन करना बड़ा मुश्किल रहता। वो चार्ट देखोगे तो दिमाग में तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा ये आपस में लड़ेंगे भी और इनका राइज क्यों हुआ और आपस में लड़ेंगे भी, एडवांटेज लोधीज को मिलेगा एंड देन फाइनली लोधीज भी डिक्लाइन करेंगे और बाबर आएगा। ठीक है, सो विद दिस हम आज के सेशन को एंड करते हैं दोस्तों। पढ़ाई करते वक्त आप लोग थोड़ा सा फील ज़्यादा करिए, फैक्ट्स टाइम के साथ होंगे, फैक्ट्स को लेकर आप, मैं कितना भी फैक्ट्स लिख दूंगा यहाँ पर लाके, लेकिन वो फैक्ट्स का लिखने में थोड़ा सा यही है कि वो टाइम वेस्ट वाली चीज़ है, क्योंकि वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार नहीं 1000 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर भूलोगे, और वो भी इतनी माइनर हिस्ट्री को घुस के पढ़ना, तो वो अपने आप में बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो भाई इसलिए बेसिकली मैं कहूँगा फैक्ट्स पे आप फोकस करिएगा जब एक बार कॉन्सेप्ट स्टोरीज आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो विद दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। होपफुली यू आर एंजॉइंग द लेक्चर्स, आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी और सारी बातें यहाँ तक कवर हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात जो है करेंगे, विल स्टार्ट विद द विजयनगर एम्पायर एंड द बहामनी किंगडम। बेसिकली थोड़ा लंबा चैप्टर हो सकता है क्योंकि वन शॉट में उसको हम लोग कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय भारत।